ओम मनस्सामर्थ्यदाता श्री अनिरुद्धाय नमः। यह सीडी अनिरुद्धास बैंक फॉर द ब्लाइंड द्वारा केवल अंध विद्यार्थियों के लिए बनाई गई है और इसका विनामूल्य वितरण किया जाता है, अतः यह सीडी बिक्री के लिए नहीं है। ट्रैक 1A, इस ट्रैक में पन्ना नंबर 1 से पन्ना नंबर 13 तक अध्याय 1 का रिकॉर्डिंग किया गया है। यूजीसी के द्वारा स्वीकृत नवीन पाठ्यक्रम पर आधारित नवबोध परीक्षा सार हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष द्वितीय प्रश्न पत्र। पाठ्यक्रम हिंदी साहित्य इंटू ब्रैकेट 6.G ब्रैकेट कंप्लीट BA तृतीय वर्ष पूर्णांक 75 द्वितीय प्रश्न पत्र। हिंदी भाषा साहित्य का इतिहास तथा काव्यांग विवेचन। पाठ्य विषय क हिंदी भाषा का स्वरूप व विकास, हिंदी की उत्पत्ति, हिंदी की मूल आकार भाषाएं तथा विभिन्न विभाषाओं का विकास। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप 1. बोलचाल की भाषा 2. रचनात्मक भाषा 3. राष्ट्रभाषा 4. राजभाषा 5. संपर्क भाषा तथा 6. संचार भाषा। हिंदी का शब्द भांडार तत्सम, तद्भव, देशज, आगत शब्दावली। ख हिंदी साहित्य का इतिहास। आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, पूर्व उत्तर मध्यकाल और आधुनिक काल की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, प्रमुख युग प्रवृत्तियाँ, विशिष्ट रचनाकार और उनकी प्रतिनिधि कृतियाँ, साहित्य विशेषताएं। ग काव्यांग, काव्य का स्वरूप एवं प्रयोजन, रस के विभिन्न भेद, विभिन्न अंग, विभावादि तथा उदाहरण। प्रमुख 5 छंद: दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलियाँ, सवैयाँ। शब्दालंकार, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश। अर्थालंकार, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति, भ्रांतिमान। अंक विभाजन 4 आलोचनात्मक 44 अंक, 4 लघु उत्तरीय प्रश्न 16 अंक, 15 वस्तुनिष्ठ प्रश्न 15 अंक, कुल अंक 75 अंक। इकाई विभाजन। इकाई 1 हिंदी भाषा का स्वरूप विकास इंटू ब्रैकेट खंड क ब्रैकेट कंप्लीट। इकाई 2 हिंदी का शब्द भांडार इंटू ब्रैकेट खंड क का अंतिम भाग ब्रैकेट कंप्लीट। इकाई 3 हिंदी साहित्य का इतिहास इंटू ब्रैकेट खंड ख ब्रैकेट कंप्लीट। इकाई 4 काव्यांग, रस, छंद, अलंकार इंटू ब्रैकेट भाग ग ब्रैकेट कंप्लीट। इकाई 5 लघु उत्तरीय एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्न इंटू ब्रैकेट संपूर्ण पाठ्यक्रम से ब्रैकेट कंप्लीट। प्रश्न सूची हिंदी साहित्य BA तृतीय वर्ष इंटू ब्रैकेट द्वितीय प्रश्न पत्र ब्रैकेट कंप्लीट। इसमें सीरियल नंबर, इकाई अनुसार प्रश्न और पेज नंबर। इकाई 1 सीरियल नंबर 1 हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए पेज नंबर 9 इंटू ब्रैकेट रायपुर 2010, बिलासपुर 2009 और 2011। अथवा हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय दीजिए इंटू ब्रैकेट बस्तर 2011 ब्रैकेट कंप्लीट। अथवा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर लेख लिखिए इंटू ब्रैकेट रायपुर 2012 ब्रैकेट कंप्लीट। अथवा हिंदी भाषा के स्वरूप विकास पर लेख लिखिए इंटू ब्रैकेट
सरगुजा 2011, रायपुर 2009, बिलासपुर 2011। ब्रैकेट कंप्लीट। सीरियल नंबर 2, भारत की विभिन्न विभाषाओं के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। पेज नंबर 13। सीरियल नंबर 3, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा का अंतर स्पष्ट करते हुए उनका परिचय दीजिए। इनटू ब्रैकेट रायपुर 2010 और 2011। ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 21। सीरियल नंबर 4, हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति को समझाइए। इनटू ब्रैकेट रायपुर 2008। ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 24। सीरियल नंबर 5, पूर्व हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय एवं विवरण दीजिए। इनटू ब्रैकेट रायपुर 2009 और 2011। ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 24। सीरियल नंबर 6, हिंदी भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। इनटू ब्रैकेट बिलासपुर 2007, 2008, 2010 और 2011 और रायपुर 2007। ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 26। सीरियल नंबर 7, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए। इनटू ब्रैकेट रायपुर 2008 और बिलासपुर 2008। ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 28। अथवा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को समझाइए। इनटू ब्रैकेट सरगुजा 2011। ब्रैकेट कंप्लीट। इकाई 2, सीरियल नंबर 1, तत्सम एवं तद्भव शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। पेज नंबर 30। इनटू ब्रैकेट बिलासपुर 2008 और 2010, रायपुर 2007, 8, 2009, 2011 और 2012। ब्रैकेट कंप्लीट। सीरियल नंबर 2, देशज एवं आगत शब्दों से क्या तात्पर्य है, उदाहरण देकर समझाइए। पेज नंबर 31। इनटू ब्रैकेट रायपुर 2007, 2008 और 2010 और बिलासपुर 2007, 2009 और 2011। ब्रैकेट कंप्लीट। इकाई 3, सीरियल नंबर 1, आदिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इनटू ब्रैकेट रायपुर 2007। ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 32। सीरियल नंबर 2, आदिकालीन वीर गाथात्मक काव्य की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पेज नंबर 33। सीरियल नंबर 3, आदिकालीन साहित्य के विकास की परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। पेज नंबर 35। इनटू ब्रैकेट रायपुर 2007। ब्रैकेट कंप्लीट। सीरियल नंबर 4, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, समप्रमाण उत्तर दीजिए। पेज नंबर 36। इनटू ब्रैकेट रायपुर 2008 और 2012। ब्रैकेट कंप्लीट। सीरियल नंबर 5, भक्तिकालीन काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। इनटू ब्रैकेट बिलासपुर 2009। ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 39। सीरियल नंबर 6, भक्तिकाल की ज्ञानाश्रयी शाखा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पेज नंबर 42। सीरियल नंबर 7, प्रेमाश्रय शाखा की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। पेज नंबर 44। सीरियल नंबर 8, भक्तिकाल की राम भक्ति धारा की विशेषताओं का मूल्यांकन कीजिए। पेज नंबर 46। सीरियल नंबर 9, कृष्ण भक्ति शाखा की विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। पेज नंबर 47। सीरियल नंबर 10, रीतिकालीन काव्य की सामान्य प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए। इनटू ब्रैकेट बिलासपुर 2007। ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 48। सीरियल नंबर 11, रीतिकालीन काव्य की विभिन्न धाराओं का परिचय दीजिए। पेज नंबर 50। सीरियल नंबर 12, रीतिकालीन साहित्य को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। पेज नंबर 51। इनटू ब्रैकेट बिलासपुर 2007। ब्रैकेट कंप्लीट। सीरियल नंबर 13, रीतिकालीन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए। पेज नंबर 52। अथवा रीतिकाल की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों पर प्रकाश डालिए। सीरियल नंबर 14, आधुनिक काल की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए।
पेज नंबर 56। सीरियल नंबर 15, आधुनिक काल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की विवेचना कीजिए अथवा आधुनिक काल की सामाजिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पर प्रकाश डालिए, पेज नंबर 58। सीरियल नंबर 16, आधुनिक कालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, पेज नंबर 61, अथवा आधुनिक काल के साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। सीरियल नंबर 17, द्विवेदी युगीन काव्य की विशेषताओं पर प्रकाश डालिए, पेज नंबर 63। सीरियल नंबर 18, छायावादी काव्य प्रवृत्तियों के बारे में समीक्षात्मक टिप्पणी लिखिए, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2010 ब्रैकेट कंप्लीट, पेज नंबर 65। सीरियल नंबर 19, प्रगतिवादी काव्यधारा की प्रमुख प्रवृत्तियों पर प्रकाश डालिए, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2012 ब्रैकेट कंप्लीट, पेज नंबर 68। सीरियल नंबर 20, प्रयोगवादी काव्य की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, पेज नंबर 70। सीरियल नंबर 21, नई कविता का परिचय देते हुए नई कविता की विशेषताओं पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, पेज नंबर 73। सीरियल नंबर 22, हिंदी निबंध के विकास पर संक्षेप में प्रकाश डालिए, पेज नंबर 76। सीरियल नंबर 23, आधुनिक एकांकी की उत्पत्ति एवं क्रमिक विकास पर प्रकाश डालिए, पेज नंबर 78। इकाई 4, सीरियल नंबर 1, काव्य की परिभाषा दीजिए तथा इसके स्वरूप पर प्रकाश डालिए, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2007 और 12 बिलासपुर 2007 ब्रैकेट कंप्लीट, अथवा काव्य की लाक्षणिक विशेषताओं का वर्णन कीजिए, पेज नंबर 8080। सीरियल नंबर 2, काव्य हेतु एवं काव्य प्रयोजन का वर्णन करो, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2011 पेज नंबर 81, अथवा टिप्पणी दीजिए। 1, काव्य प्रयोजन इंटू ब्रैकेट रायपुर 2011 और बिलासपुर 2008, 2010 और 2011 ब्रैकेट कंप्लीट, और दूसरा है काव्य हेतु। सीरियल नंबर 3, प्रमुख शब्दालंकार अनुप्रास की परिभाषा दीजिए एवं उदाहरण से समझाइए, इंटू ब्रैकेट बिलासपुर 2007 और 2011 ब्रैकेट कंप्लीट, पेज नंबर 84। सीरियल नंबर 4, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, पुनरुक्ति, प्रकाश अलंकारों की परिभाषा एवं उदाहरण दीजिए, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2008 और 11 ब्रैकेट कंप्लीट, पेज नंबर 85। सीरियल नंबर 5, प्रमुख अर्थालंकारों जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशयोक्ति एवं भ्रांतिमान को उदाहरण सहित समझाइए, पेज नंबर 85। सीरियल नंबर 6, प्रमुख छंदों जैसे दोहा, सोरठा, चौपाई, कुंडलिया एवं सवैया के लक्षण एवं उदाहरण दीजिए, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2008 और बिलासपुर 2007, 2008 और 2010 ब्रैकेट कंप्लीट, पेज नंबर 87। सीरियल नंबर 7, रस के प्रकार उदाहरण सहित समझाइए, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2007, 2009, 2010, 2011 और बिलासपुर 2008, 2009 और 2011 ब्रैकेट कंप्लीट, पेज नंबर 89। सीरियल नंबर 8, छंद किसे कहते हैं, छंद के तत्व बताइए तथा छंद के महत्व को समझाइए, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2012 ब्रैकेट कंप्लीट, पेज नंबर 92। इकाई 5, सीरियल नंबर 1, भाषा की उत्पत्ति के सिद्धांतों के नाम बताइए, पेज नंबर 95। सीरियल नंबर 2, भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी है, पेज नंबर 95। सीरियल नंबर 3, भाषा परिवर्तन के कारणों के नाम बताइए, पेज नंबर 95। सीरियल नंबर 4, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किसने लिखा, पेज नंबर 95, इंटू ब्रैकेट रायपुर 2009 और बिलासपुर 2008 ब्रैकेट कंप्लीट। सीरियल नंबर 5, जॉर्ज ग्रियर्सन द्वारा रचित इतिहास का नाम बताइए, इंटू ब्रैकेट बिलासपुर 2011 ब्रैकेट कंप्लीट, पेज नंबर 95। सीरियल नंबर 6, भक्ति काल में भक्ति भावना के कौन से रूप हैं, पेज नंबर 95। सीरियल नंबर 7,
निर्गुण भक्ति की दोनों शाखाओं के नाम बताइए। पेज नंबर 95। सीरियल नंबर 8, निर्गुण भक्ति के दो प्रमुख कवियों के नाम लिखिए। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 9, कृष्ण भक्ति शाखा के दो कवियों के नाम लिखो। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 10, कृष्ण भक्ति काव्य शाखा की 4 प्रमुख प्रवृत्तियों का नाम बताओ। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 11, ज्ञान मार्गी शाखा की 3 विशेषताओं का उल्लेख करो। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 12, हिंदी साहित्य में रीति परंपरा का प्रचलन किस कवि ने किया। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 13, रीति काल के नामकरण पर प्रकाश डालिए। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 14, विवेदी युग को पुनर्जागरण काल क्यों कहा जाता है। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 15, छायावादी काव्य को पलायनवादी काव्य क्यों कहा जाता है। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 16, प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट क्यों कहा जाता है। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 17, आदिकाल को वीरगाथा काल क्यों कहा जाता है। पेज नंबर 96। सीरियल नंबर 18, राहुल सांकृत्यायन ने आदि को सिद्ध सामंत काल क्यों कहा। पेज नंबर 97। सीरियल नंबर 19, आदिकाल को चारण काल किसने कहा और क्यों। पेज नंबर 97। सीरियल नंबर 20, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा गया, आशय स्पष्ट करो। पेज नंबर 97। सीरियल नंबर 21, गोस्वामी तुलसीदास को लोकनायक क्यों कहा जाता है। पेज नंबर 97। सीरियल नंबर 22, रीति काल को श्रृंगार काल का नाम किसने दिया और क्यों। पेज नंबर 97। सीरियल नंबर 23, आधुनिक काल को गद्य काल क्यों कहा जाता है। पेज नंबर 97। सीरियल नंबर 24, दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखो। इंटू ब्रैकेट रायपुर 2007, 2009 और 2010 ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 97। सीरियल नंबर 25, सोरठा छंद की परिभाषा दो, एक उदाहरण भी लिखो। इंटू ब्रैकेट रायपुर 2008 और 2012 ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 98। सीरियल नंबर 26, उपमा अलंकार की परिभाषा देते हुए एक उदाहरण दीजिए। पेज नंबर 98। सीरियल नंबर 27, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा देते हुए उसके कारण दीजिए। पेज नंबर 98। सीरियल नंबर 28, रूपक अलंकार की भाषा दीजिए। पेज नंबर 98। सीरियल नंबर 29, चरण कमल बंदो हरिराई में रूपक अलंकार क्यों है। पेज नंबर 98। सीरियल नंबर 30, ये नर भूपंग मानवता का पथ कठिन बहुत कर देते हैं, इस पंक्ति में निहित अलंकार बताइए। पेज नंबर 98। लघु उत्तरीय प्रश्न। 1, भाषा क्या है, उसकी परिभाषा स्पष्ट कीजिए। पेज नंबर 99। 2, हिंदी, संस्कृत, मराठी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी की लिपियों के नाम लिखिए। पेज नंबर 99। 3, भारत में जिन जिन भाषा परिवारों की भाषाएं बोली जाती है उनका परिचय दीजिए। पेज नंबर 99। 4, भारतीय आर्य भाषा परिवार किसे कहा जाता है, भारत में इसका विकास किन चरणों में हुआ। पेज नंबर 99। 5, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का उद्भव कब हुआ, इसके उद्भव के पूर्व भारत में कौन सी भाषाएं प्रचलित थी। पेज नंबर 100। 6, हिंदी भाषा भारत के किस किस प्रदेश में बोली और समझी जाती है। पेज नंबर 100। 7, हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी उपभाषाएं एवं बोलियां हैं। पेज नंबर 100। 8, आदिकालीन या प्राचीन काल में क्या साहित्य उपलब्ध था। पेज नंबर 100। 9, भारतीय आर्य भाषाओं को कितने भागों में बांटा जाता है। पेज नंबर 101। 10, अपभ्रंश के किस रूप से कौन सी उपभाषाएं निकली। पेज नंबर 101। 11, हिंदी साहित्य के प्रमुख साहित्य परक ग्रंथों के नाम लिखिए। पेज नंबर 101। 12, डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास का किस प्रकार काल विभाजन किया है।
पेज नंबर 102। 13, आदिकालीन साहित्य को कितने भागों में बांटा जा सकता है? पेज नंबर 102। 14, भक्तिकालीन प्रमुख धाराओं का परिचय दीजिए। पेज नंबर 102। 15, रीतिकालीन कवियों को कितने भागों में बांटा जाता है? पेज नंबर 102। 16, नंददास, सूरदास, तुलसीदास, जायसी एवं विद्यापति किस किस बोली के प्रसिद्ध कवि रहे हैं? पेज नंबर 102। 17, भक्तिकालीन प्रमुख 4 कवियों एवं काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। पेज नंबर 102। 18, प्रेम मार्गी शाखा के प्रमुख कवियों एवं काव्य ग्रंथों के नाम लिखिए। पेज नंबर 103 इंटू ब्रैकेट रायपुर 2012 ब्रैकेट कंप्लीट। 19, प्रमुख संत कवियों एवं उनके साहित्य का नाम लिखिए। पेज नंबर 103। 20, प्रमुख राम भक्त कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। पेज नंबर 103। 21, प्रमुख कृष्ण भक्त कवियों एवं उनकी रचनाओं के नाम लिखिए। पेज नंबर 103। 22, रीतिबद्ध कवियों एवं साहित्य का परिचय दीजिए। पेज नंबर 104। 23, 5 आंचलिक उपन्यासकारों एवं उनके उपन्यासों के नाम लिखिए। पेज नंबर 104। 24, मुंशी प्रेमचंद के 5 उपन्यास एवं 5 प्रसिद्ध कहानियों के नाम लिखिए। पेज नंबर 104। 25, जयशंकर प्रसाद के प्रसिद्ध नाटकों के नाम लिखिए। पेज नंबर 104। 26, प्रमुख आधुनिक कहानीकार कौन कौन हैं? पेज नंबर 104। 27, काव्य प्रयोजन से क्या तात्पर्य है? इंटू ब्रैकेट रायपुर 2007 और बिलासपुर 2011 ब्रैकेट कंप्लीट। पेज नंबर 104। 28, आधुनिक ऐतिहासिक उपन्यासकारों की रचनाओं का परिचय दीजिए। पेज नंबर 104। और 29, आधुनिकता का बोध कराने वाले उपन्यासकारों के उपन्यासों का नाम लिखिए। पेज नंबर 105। वस्तुनिष्ठ प्रश्न पेज नंबर 105 टू पेज नंबर 112। ट्रैक नंबर 1। इकाई 1, हिंदी भाषा का स्वरूप तथा विकास। प्रश्न 1, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर प्रकाश डालिए, अथवा हिंदी भाषा का विकासात्मक परिचय दीजिए, अथवा हिंदी भाषा के उद्भव और विकास पर लेख लिखिए, अथवा हिंदी भाषा के स्वरूप विकास पर लेख लिखिए। इन सब का एक ही उत्तर है। सन 1000 के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा के अंतिम रूप अपभ्रंश भाषाओं ने धीरे धीरे बदलकर आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का रूप ग्रहण कर लिया था और गंगा की घाटी में प्रयाग या काशी तक बोली जाने वाली शौर सेनी तथा अर्थमागधी की अपभ्रंशों ने हिंदी भाषा के समस्त प्रधान रूपों को जन्म दिया, परंतु विचारणीय है कि हिंदी ने एकाएक साहित्यिक रूप धारण नहीं किया होगा। पहले वह साधारण बोलचाल की भाषा रही होगी, फिर धीरे धीरे उसका साहित्य में प्रयोग हुआ होगा और तब कालांतर में यथासमय वह साहित्य की भाषा बन गई होगी। हिंदी का बोलचाल का रूप क्या था, इसका कोई निश्चित या लिखित प्रमाण उपलब्ध नहीं है। डॉक्टर पीताम्बर दत्त बडरवाल के मतानुसार इंटू इन्वर्टेड कॉमा हिंदी संभवतः सन 782 से पहले बोली जाती रही होगी, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इसके समर्थन में उन्होंने कुबलय माला नामक ग्रंथ का उल्लेख किया है। इसी ग्रंथ में हमको बोलचाल का हिंदी का सर्वप्रथम रूप उपलब्ध होता है। कुछ इतिहासकारों ने 7वीं शताब्दी के पुष्प नामक कवि की चर्चा की है और उसको हिंदी का प्रथम कवि माना गया है, परंतु इसकी भाषा का नमूना उपलब्ध नहीं है। 9वीं और 10वीं शताब्दी में धर्म प्रचारकों ने हिंदी को प्राचीन अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। इससे हिंदी पनपने लगी। आचार्य शुक्ल के अनुसार इंटू इन्वर्टेड कॉमा पश्चिम के जैन लोगों और पूर्व में वज्रयानों की अपभ्रंश की रचनाओं में जहाँ तहाँ हिंदी बोली झलकने लगी, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इस समय के एक कवि सरहपा की रचना मिलती है जिनका समय सन
990 के आसपास माना जाता है। विभिन्न विद्वानों ने घुमा फिराकर हिंदी के आरंभ काल को प्रायः यही माना है। अतः हम कह सकते हैं कि सन 1000 के लगभग हिंदी साहित्यिक रूप धारण कर रही थी। इस अनुमान की संगति आचार्य रामचंद्र शुक्ल की मान्यता के साथ बैठ जाती है, जो हिंदी साहित्य का प्रारंभ सन 750 से मानते हैं। डॉक्टर श्यामसुंदर दास ने ठीक ही कहा है कि हेमचंद्र के समय से पूर्व हिंदी का विकास होने लगा था और चंद्र के समय तक उसका रूप कुछ स्थिर हो गया था। एतएव हिंदी का आदिकाल हम संवत 1050 के लगभग मान सकते हैं। हिंदी का आरंभ काल अब सामान्य यहाँ मान लिया गया है। हिंदी भाषा के इतिहास का काल विभाजन। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास क्रम प्रायः समानांतर चलता है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने हिंदी भाषा के इतिहास को 3 मुख्य कालों में विभक्त किया है, यथा क प्राचीन काल इंटू ब्रैकेट सन 1300 से सन 1500 तक ब्रैकेट कंप्लीट। उस समय अपभ्रंश तथा प्राकृतों का प्रभाव हिंदी भाषा पर मौजूद था। साथ ही हिंदी की बोलियों के निश्चित अथवा स्पष्ट रूप विकसित नहीं हुए थे। ख मध्यकाल इंटू ब्रैकेट सन 1500 से सन 1800 तक ब्रैकेट कंप्लीट। अब हिंदी उक्त प्रभार से मुक्त हो गई थी और हिंदी की बोलियां विशेषकर ब्रजभाषा और अवधी अपने पैरों पर खड़ी हो गई थी। ग आधुनिक काल इंटू ब्रैकेट सन 18 से अब तक ब्रैकेट कंप्लीट। हिंदी की बोलियों के रूपों का मध्यकाल में परिवर्तन आरंभ हो गया है तथा साहित्यिक प्रयोगों की दृष्टि से खड़ी बोली ने हिंदी की अन्य बोलियों को दबा लिया है। हिंदी भाषा के विभिन्न कालों का संक्षिप्त परिचय। क प्राचीन काल इंटू ब्रैकेट सन 1300 से सन 1500 तक ब्रैकेट कंप्लीट। 10वीं शताब्दी से पूर्व रचित कई ग्रंथों के उल्लेख मात्र तो मिलते हैं, परंतु उनके नमूने उपलब्ध नहीं है। हिंदी की प्राचीनतम उपलब्ध ग्रंथ चंद्रबरदाई कृत पृथ्वीराज रासो है। इस ग्रंथ में हमको हिंदी भाषा के सर्वप्रथम दर्शन होते हैं, परंतु उक्त ग्रंथ की प्रामाणिकता एवं भाषा के संबंध में पर्याप्त मतभेद है। इस ग्रंथ का स्वरूप इतना मिश्रित एवं वैविध्यपूर्ण है कि उसके मूल रूप का पता लगाना कठिन हो रहा है। जिस समय हिंदी भाषा का इतिहास आरंभ होता है, उस समय हिंदी प्रवेश 3 राज्यों में विभक्त था। 1 दिल्ली अजमेर का चौहान वंश, 2 कन्नौज का राठौर वंश और 3 महोबा का परमार वंश। ये राज्य सन 1191 तक बने हुए थे। उसके बाद 17-18 वर्ष के भीतर नष्ट हो गए। ये तीनों ही हिंदू राज्य थे। इनके संरक्षण में हिंदी पनप रही थी। कन्नौज के अंतिम सम्राट जयचंद्र का दरबार साहित्य चर्चा का मुख्य केंद्र था, परंतु वहाँ हिंदी की अपेक्षा संस्कृत और प्राकृत का अधिक बोलबाला था। संस्कृत के अंतिम नैषध के रचयिता हर्ष जयचंद्र के दरबार के राजकवि थे। महोबा के राजकवि जगनिक का नाम अपने ग्रंथ आलह खंड के कारण सर्वविदित है। दिल्ली के किसी प्रसिद्ध राजकवि का नाम विदित नहीं है। 13वीं शताब्दी के आरंभ तक समस्त हिंदी प्रदेश पर मुसलमानों का आधिपत्य स्थापित हो गया था। इन विदेशी शासकों की रुचि हिंदी के प्रति बिल्कुल नहीं थी। 300 वर्षों से अधिक विदेशी शासन की कालावधि में दिल्ली के राजनीतिक केंद्र से हिंदी भाषा की उन्नति में बिल्कुल सहायता प्राप्त नहीं हुई। इस कालावधि में दिल्ली में केवल अमीर खुसरो ने मनोरंजन के लिए भाषा के प्रति कुछ रुचि दिखाई। इसके अतिरिक्त उक्त कालावधि के अंतिम दिनों में धार्मिक आंदोलनों के कारण भाषा में कुछ काम हुआ। इस प्रकार के आंदोलन में गोरखनाथ, रामानंद तथा उनके प्रमुख शिष्य कबीर संप्रदाय के प्रयास उल्लेखनीय हैं।
हिंदी भाषा के इस प्राचीन काल की सामग्री प्रायः 4 श्रेणियों में विभक्त की जा सकती है। 1. शिलालेख, ताम्रपत्र, प्राचीन पत्र आदि। 2. अपभ्रंश काल। 3. चारण काव्य, जिनका आरंभ गंगा की घाटी में हुआ था किंतु विकास राजस्थान में हुआ था। चारण नीति उथल पुथल थी। और 4. धार्मिक ग्रंथ, अन्य काव्य ग्रंथ। इस युग के संबंध में ये बातें विशेष रूप से द्रष्टव्य है। 1. यह काल वस्तुतः विदेशी शासन का युग था। 2. इसमें हिंदू राजाओं द्वारा खुदवाए गए शिलालेखों की संख्या अत्यंत स्वल्प है। 3. इस युग में नाथ पंथ एवं वज्रयानी सिद्ध साहित्य की रचना हुई, जिसके अनेक ग्रंथों की प्रामाणिकता संदिग्ध है। और 4. इस युग के ग्रंथों में किसी भी ग्रंथ की प्रामाणिक हस्तलिखित प्रति उपलब्ध नहीं है। संभवतः ये ग्रंथ बहुत दिनों मौखिक रूप से रहे हैं। इसी कारण यह अनुमान किया जाता है कि इन ग्रंथों की भाषा में पर्याप्त परिवर्तन हो गया होगा। इस काल के साहित्यकारों में विद्यापति का नाम बड़े ही आदर के साथ लिया जाता है। पदावली इनकी सर्वाधिक प्रसिद्ध रचना है, परंतु पदावली की भाषा को हिंदी न मानकर मैथिली मानते हैं। कबीर आदि संत कवियों की रचनाएं भी प्राचीन काल के अंतर्गत आती है। इनकी भाषा पंचमेल खिचड़ी है, अतः उसका स्वरूप भी अस्थिर है। इस काल में केवल अमीर खुसरो की भाषा को हम हिंदी काल का प्रारंभिक साहित्यिक रूप मान सकते हैं। इनकी कविता की भाषा मूल रूप से यही है जिसे हम आज हिंदी कहते हैं, यथा श्याम बरन की एक है नारी, माथे ऊपर लागे प्यारी। या का अर्थ जो कोई खोले, कुत्ते की वह बोली बोले। प्राचीन हिंदी के ऊपर मुसलमानों की भाषाओं अरबी, तुर्की और फारसी का खूब प्रभाव पड़ा। यह हिंदी का शैशव काल है। इस काल की हिंदी में अपभ्रंश के काफ़ी रूप मिलते हैं। इसमें कई बोलियों का मिश्रण मिलता है। अपभ्रंश से लगभग सभी ध्वनियाँ हिंदी ने ली, किंतु उसमें कुछ नई ध्वनियों का विकास भी इसी काल में हुआ। अपभ्रंश में संयुक्त स्वर नहीं थे। हिंदी में 2 संयुक्त स्वर ऐ और औ इस काल में प्रयुक्त होने लगे। हिंदी का प्रथम कवि कौन है, इस संबंध में विवाद है। जहाँ तक मुसलमानों का संबंध है, हिंदवी संग्रह की चर्चा अमीर खुसरो ने की है। इनकी भाषा कदाचित प्राचीन पंजाबी मिश्रित हिंदवी थी। सारांश यह है कि क आदिकाल में हिंदी भाषा विभिन्न प्रभावों से शक्ति ग्रहण करके विकसित हो रही थी। संस्कृत के समान वह व्याकरण के कठोर नियमों द्वारा जकड़ी न थी। आदान प्रदान के द्वारा वह निरंतर विकास को प्राप्त हो रही थी। ख खड़ी बोली, ब्रजभाषा और अवधी अपने अपने क्षेत्र की बोलचाल की भाषा रही होगी। धीरे धीरे इनका प्रयोग साहित्यिक रचनाओं के लिए होने लगा। और ग इस काल के उल्लेखनीय कवि हैं शालिभद्र सूरी, रोड, विजय सेन सूरी, शेख फरीदुद्दीन शकरगंजी, चक्रधर स्वामी, कबीर, शाह, मीरा, ख्वाजा बंदा नवाज। ख मध्यकाल इंटू ब्रैकेट सन 1500 ई से 1800 ई तक ब्रैकेट कंप्लीट। मध्यकाल तक आते आते तुर्कों का महत्व समाप्त हो गया था और मुगलों का साम्राज्य स्थापित होने लगा था। इस संक्रांति काल में कुछ समय तक राजपूतों का भी प्रभुत्व रहा है। इन राजपूत राजों की हिंदी के प्रति सहानुभूति थी। जनता की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए मुगल शासकों ने भी जनता की भाषा हिंदी को अपनाया। आदिकाल में हिंदी का सर्वसामान्य साहित्यिक रूप बन चुका था। इस काल में ब्रज भाषा और अवधी साहित्यिक भाषाएं बन चुकी थी तथा खड़ी बोली साधारण नागरिक व्यवहार, शासन आदि की भाषा थी। इस काल तक आते आते हिंदी का स्पष्ट स्वरूप निखर आया। उसकी प्रमुख बोलियां भी विकसित हो गई। पढ़े लिखे लोगों की हिंदी में क, ख, ग, ज, फ
ये 5 ध्वनियाँ सम्मिलित हो गई। उस समय लगभग 3500 फारसी, 2500 अरबी तथा 100 से कम तुर्की शब्द प्रयुक्त हो रहे थे। इस काल में उत्तरार्ध में यूरोप से भी हमारा पर्याप्त संपर्क हो गया था, अतः 100 से कम पुर्तगाली, कुछ फ्रांसीसी एवं डच तथा कुछ 100 अंग्रेजी शब्द भी हिंदी में प्रविष्ट हो गए। ब्रज भाषा और अवधी के प्रचार का कारण धार्मिक आंदोलन थे। अवधि में सूफियों ने ग्रंथ रचना करके सूफी धर्म का प्रचार किया। रामचरितमानस की रचना अवधि में हुई। कृष्ण भक्त कवियों ने ब्रज भाषा को अपनाया। रामचरितमानस सदृश ग्रंथ की रचना के होने पर भी अवधि का विशेष प्रचार नहीं हुआ और न उसमें किसी महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना ही हुई। ब्रज भाषा समस्त हिंदी प्रदेश की साहित्यिक भाषा हो गई थी। 17वीं और 18वीं शताब्दी में प्रायः समस्त हिंदी साहित्य ब्रज भाषा में लिखा गया। ब्रज भाषा का रूप दिन ब दिन साहित्यिक, परिष्कृत तथा सुसंस्कृत होता गया। बुंदेलखंड तथा राजस्थान के देशी राज्यों से संपर्क में आने के कारण इस कालावधि के बहुत से कवियों की भाषा में जहाँ तहाँ बुंदेली तथा राजस्थानी बोलियों का प्रभाव आ गया है। इस युग में खड़ी बोली मुसलमानों की बोली समझी जाने लगी। उन दिनों खड़ी बोली का अस्तित्व तो था, परंतु कविगण एवं लेखक उसका प्रयोग नहीं करते थे। मुसलमान कवि भी कविता करने के लिए ब्रज भाषा और अवधी का प्रयोग करते थे। इस युग में खड़ी बोली का प्रयोग दक्षिण में हुआ। 19वीं शताब्दी में उत्तर भारत में भी कई मुसलमान कवि हुए जिन्होंने खड़ी बोली उर्दू को परमार्जित साहित्यिक रूप दिया। इनमें मीर, सौदा, ईशा, गालिब, जौक और दाग के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। सारांश यह है कि मध्यकाल के प्रथम भाग में हिंदी की पुरानी बोलियों ने विकसित होकर ब्रज, अवधी और खड़ी बोली का रूप धारण कर लिया। ब्रज और अवधी धार्मिक आश्रय प्राप्त करके साहित्यिक बन गई और आगे बढ़ी। खड़ी बोली आंशिक रूप से राजनीतिक आश्रय प्राप्त करके विकसित होती रही। उसकी विकास गति बहुत धीमी रही। कहने का तात्पर्य यह है कि मध्यकाल में ब्रज भाषा, अवधी और खड़ी बोली के अनेक हिंदू एवं मुसलमान कवि हुए। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने ठीक ही लिखा है कि इंटू इन्वर्टेड कॉमास वास्तव में यह काल हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जा सकता है। इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। ग आधुनिक काल इंटू ब्रैकेट 1800 ई से अब तक ब्रैकेट कंप्लीट। सन 1802 के लगभग आगरा उपप्रांत तथा सन 1856 में अवध पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। नवीन राजनीतिक परिस्थितियों ने खड़ी बोली को प्रोत्साहन प्रदान किया और खड़ी बोली उर्दू के रूप में चारों ओर फैल गई। 19वीं शताब्दी तक कविता की भाषा ब्रज भाषा रही और गद्य की भाषा खड़ी बोली रही। 20वीं शताब्दी के आते आते खड़ी बोली गद्य एवं पद्य दोनों की साहित्यिक भाषा बन गई। धीरे धीरे खड़ी बोली के ऊपर से ब्रजभाषा का प्रभाव कम होता गया है। खड़ी बोली का साहित्य बहुत तेजी के साथ पनपा है। अवधी और ब्रज भाषा से उसको बहुत सहायता प्राप्त हुई है, क्योंकि थोड़े से रूप भेद के साथ तीनों की शब्द संपत्ति एक ही है। संस्कृत के अतिरिक्त उसने अरबी, फारसी, अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं से भी बहुत कुछ ग्रहण किया है। नवीन युग की अनेक आवश्यकताओं की पूर्ति के हेतु इसमें अनेकानेक नवीन शब्दों का निर्माण हो रहा है। उसमें वैज्ञानिक एवं आधुनिक विषयों से संबंधित शब्दावली का निर्माण हो रहा है। परिनिष्ठित हिंदी में एक नई ध्वनि आ गई है, अ। आदिकाल में हिंदी ने दो संयुक्त स्वरों जैसे ऐ और औ को अपनाया था। पश्चिमी हिंदी प्रदेश में ये ध्वनियाँ संयुक्त स्वर के स्थान पर मूल स्वर हो गई हैं। पूर्व प्रदेश में यह अब भी संयुक्त स्वर है। एक बात विशेष रूप से द्रष्टव्य है, खड़ी बोली के इतने व्यापक प्रभाव के होते हुए भी हिंदी की अन्य प्रादेशिक बोलियां अपने अपने प्रदेशों में विकसित हो रही है।
बोलचाल में भी ग्रामीण जनता स्थानीय बोलियों का प्रयोग करती है। नगर निवासी शिक्षित लोग प्रायः खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। एक बात और, नवीन परिस्थितियों में ग्रामीण बोलियों के रूप में काफ़ी परिवर्तन हो गया है। जायसी के पद्मावत की अवधि और आजकल अवध में बोली जाने वाली अवधि में पर्याप्त अंतर है। सूरदास की ब्रजभाषा से वह ब्रजभाषा एकदम भिन्न है जो प्रदेश में आजकल बोली जाती है। निष्कर्ष, हिंदी एक प्रवाहमान एवं सशक्त भाषा है। वह आंतरिक शक्ति को विकसित करने के लिए बाह्य प्रभावों एवं परिस्थितियों से शक्ति संचय करती हुई निरंतर विकासशील रही है। वह बाहर से उपयुक्त शब्द ग्रहण करने में संकोच नहीं करती है। उसका व्याकरण भी विशेष जटिल नहीं है। वस्तुतः हिंदी संजीवनी शक्ति से ओतप्रोत है। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 1B। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 13 से पन्ना नंबर 23 तक अध्याय 1 का रिकॉर्डिंग किया गया है। प्रश्न दूसरा, भारत की विभिन्न विभाषाओं के विकास का संक्षिप्त परिचय दीजिए। उत्तर, आधुनिक आर्य भाषाओं में यथेष्ट समानता और वर्गभेद के अनुसार कुछ भिन्नता है। भारतीय विभाषाओं की जानकारी के लिए इन भाषाओं का संक्षेप में परिचय प्रस्तुत है। सिंधी, सिंधु घाटी के निचले भाग तथा कच्छ घाटी की यह भाषा 5 बोलियों में विभाजित मिलती है। विचौली, सिरैकी, लाड़ी, भरेली, कच्छी। किंतु इस प्रदेश का पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाने के बाद से सिंधी बोलने वाले यहाँ के हजारों मूल निवासी भारत के पंजाब, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश आदि भागों में भी आकर बस गए हैं। सिंधी में कोई उल्लेखनीय साहित्य नहीं है, केवल थोड़ा लोक साहित्य मिलता है। उपलब्ध रचनाओं पर फारसी शैली तथा शब्दों का प्रभाव अधिक पड़ा है। फारसी, अरबी लिपि का व्यापक प्रयोग किया जाता है। भारतीय लंडा तथा गुरुमुखी लिपियों का प्रयोग भी व्यवसाय वर्गों में होता है। सिंधी में कुछ विशेष ध्वनियाँ मिलती हैं जिनका प्रयोग अन्य भारतीय भाषाओं में नहीं पाया जाता। ये ध्वनियाँ उपाली जिह्वा को बंद करके उच्चरित की जाती है। हिंदी ग, ज, ड, ब से उनका उच्चारण थोड़ा भिन्न होता है। ब्रांच अपभ्रंश के सदृश त का द का ड हो जाता है। जैसे हिंदी में तांबा को टायो, हिंदी में देना को डियणु आदि। लहंदा इंटू ब्रैकेट लहंदी ब्रैकेट कंप्लीट, यह पश्चिमी पंजाब की भाषा है। यह हिंदकी, जटकी, मुल्तानी आदि नामों से भी प्रचलित है। लहंदा की 4 बोलियां मुख्य है। केंद्रीय बोली, दक्षिणी यानी कि मुल्तानी, उत्तर पूर्वी पोठवारी, उत्तर पश्चिमी यानी कि धन्नी। इनमें केंद्रीय बोली प्रमुख है। इसमें कोई संपन्न साहित्य नहीं है। सिखों का वार्ता साहित्य, जन्म साखी तथा लोकगीत आदि उपलब्ध होते हैं। लंडा लिपि मुख्य है। गुरुमुखी तथा उर्दू लिपि का भी व्यवहार किया जाता है। इसका क्षेत्र अब पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया है। पंजाबी, पंजाबी का विस्तार संपूर्ण पंजाब में पाया जाता है। लहंदा यानी कि पश्चिमी पंजाबी का पंजाबी पर काफ़ी प्रभाव है। पश्चिमी हिंदी पर इसका अधिक प्रभाव पड़ा है। इसकी कुछ बोलियां भी हैं। अमृतसर के आसपास शुद्ध पंजाबी का प्रयोग होता है। जम्मू राज्य तथा कांगड़ा ज़िले की बोली डोगरी इसी के अंतर्गत है। इसमें संस्कृत तथा प्राकृत भाषा के शब्दों का व्यवहार अधिक होता है। पंजाबी में संस्कृत के पुराने रूप अभी भी सुरक्षित है। गुरुमुखी इसकी मुख्य लिपि है। वैसे देवनागरी तथा उर्दू लिपि का भी व्यवहार किया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद
पंजाबी भाषा का और साहित्य की उन्नति के लिए विशेष प्रयास हो रहा है। इसका लोक साहित्य संपन्न है। गुजराती, यह गुजरात, काठियावाड़ और कच्छ में प्रचलित है। पुरानी राजस्थानी से इसका घनिष्ठ संबंध है। गुजराती और पश्चिमी राजस्थानी एक ही भाषा से विकसित दो विभाषाओं के रूप में मानी जाती है। प्राचीन गुर्जर जाति की भाषा गुर्जर अपभ्रंश को इस भाषा का मूल स्रोत माना गया है। विद्वानों का अनुमान है कि 15वीं शताब्दी से इसका भिन्न अस्तित्व स्पष्ट होने लगता है। मध्य देश की भाषा शौर सेनी अपभ्रंश में इन भाषाओं को अत्यधिक प्रभावित किया है। नरसिंह मेहता गुजराती के प्रथम श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। इनकी मूल रचनाएं 15वीं शताब्दी की है। गुजराती का मराठी से हिंदी की अपेक्षा कम संबंध है। राजस्थानी भाषा का विस्तृत विवरण हिंदी भाषा समूह के अंतर्गत दिया गया है। मराठी, यह दक्षिण में बरार, पुराना मध्य प्रदेश, बम्बई के पास समुद्र किनारे आदि भागों की भाषा है। मराठी की 3 बोलियां मुख्य है। दक्षिण भाग की देशी, समुद्री किनारे की कोंकणी, पूर्वी भाग की नागपुरी। पूना के आसपास की बोली टकसाली मानी जाती है। बरार की बोली बरारी भी उल्लेखनीय है। मराठी, द्राविड़ आदि का मिश्रित रूप हल्बी बस्तर में प्रचलित है। मराठी का पुराना साहित्य समृद्ध है। मुकुंदराज, ज्ञानदेव यानी कि ज्ञानेश्वर, नामदेव आदि की रचनाएं उल्लेखनीय है। इनमें संत भावना व्यापक मिलती है। मराठी में ध्वनि संबंधी कतिपय विशेषताएं हिंदी से भिन्न है। वैदिक मूर्धन्य ध्वनियों का प्रयोग होता है। च, ज विशेष व्यंजन है जिनका उच्चारण हिंदी से भिन्न है। नए राजकीय संगठन में मराठी का क्षेत्र विशाल बम्बई प्रदेश में सम्मिलित हो गया है। मराठी लिपि तथा हिंदी की लिपि देवनागरी प्रायः समान है। आधुनिक साहित्य भी समृद्ध है। बंगला, यह पूरे बंगाल की भाषा है। पूर्वी बंगाल पाकिस्तान में सम्मिलित हो गया है। पश्चिमी बंगाल भारत का भाग है। बंगला के 2 प्रधान रूप इसी आधार पर पूर्वी बंगला और पश्चिमी बंगला के नाम से प्रचलित है। साहित्यिक भाषा साधु भाषा के नाम से कही जाती है। बंगला का एक उत्तरी रूप भी है जिससे आसामी भाषा अधिक संबंधित है। बंगला और असामी का प्रारंभिक रूप प्रायः बहुत कुछ समान था, किंतु 15वीं शताब्दी के लगभग से आसामी का रूप बंगला से स्पष्टतया भिन्न मिलता है। बंगला में संस्कृत शब्द का बाहुल्य है। बंगला से उच्चारण संबंधी विशेषता के कारण लिखित रूप का ज्यों का त्यों उच्चारण नहीं होता। अकारांत रूप कुछ वृत्ताकार हो जाते हैं। बंगला का पुराना साहित्य काफ़ी संपन्न है। चंडीदास के पद, कृत्तिवास की रामायण, विजयगुप्त का पद्म पुराण, मालाधर वसु का श्री कृष्ण विजय, मुकुंदराम का चंडी काव्य, गोपीचंद के पद आदि रचनाएं उल्लेखनीय है। अंग्रेजी का प्रभाव सर्वप्रथम बंगला भाषा पर ही पड़ा। बंगला की अपनी अलग लिपि है। असामी, यह असम प्रदेश की भाषा है। इसे असमिया के नाम से भी जाना जाता है। पहले कहा गया है कि बंगला और असमिया में काफ़ी समानता थी, किंतु 15वीं शताब्दी से उसका रूप भिन्न हो जाता है। पुरानी रचनाओं का निर्माण तभी से प्रारंभ हुआ, यह कहा जाता है। प्रारंभिक असामी और आधुनिक असामी में थोड़ी भिन्नता है। पुराने कवियों में माधव कदली, शंकरदेव, माधवराम सरस्वती आदि के नाम उल्लेखनीय है। भारतीय स्वतंत्रता के बाद वहाँ के निवासी असामी भाषा और साहित्य की उन्नति की ओर अधिक सचेष्ट है। इसकी लिपि बंगला के सदृश है, केवल 2-3 वर्ण भिन्न हैं। असामी में तिब्बती, ब्रह्मी तथा नगा आदि भाषा समूहों के शब्दों का प्रभाव भी मिलता है। उड़िया भी बंगला से काफ़ी संबंधित है। ओड्र यानी कि उड्र जाति की भाषा से प्रभावित होने के कारण इसे ओड्री भी कहा जाता है। यह जाति संभवतः किसी अनार्य भाषा का प्रयोग करती थी, लेकिन कालांतर में यह आर्य भाषा से आक्रांत हो गई। उत्कल जाति की भाषा होने के कारण यह उत्कली भी कहलाती है। उत्कली के पहले
उस क्षेत्र में प्रायः तेलुगु भाषा का व्यवहार किया जाता था। उड़िया के प्रसार वे तेलुगु भाषा भाषी पीछे हटते चले गए। उड़िया का प्राचीन शिलालेख 13वीं शताब्दी का उपलब्ध हुआ है। पुरी और भुवनेश्वर के मंदिरों पर अंकित 15वीं शताब्दी के शिलालेख भी महत्वपूर्ण है। प्रारंभिक उड़िया पर बंगला की अपेक्षा संस्कृत का प्रभाव अधिक पड़ा। आधुनिक उड़िया पर बंगला का प्रभाव अधिक है। उड़िया की अपनी भिन्न लिपि है। वर्णी पर वृत्ताकार शिरोरेखा का व्यवहार किया जाता है। इस पर द्रविड़ भाषा और लिपि का भी कुछ प्रभाव पड़ा है। जिप्सी यानी कि हबुड़ी, इसे भारतीय भाषाओं से संबंधित किया गया है। लगभग 500 ई पूर्व जिप्सी जाति के कुछ पूर्वज अर्मीनिया, तुर्किस्तान, सीरिया पहुँचे और 18वीं शताब्दी में इनका उद्भव पूर्वी यूरोप में हुआ। तदनंतर ये पश्चिमी यूरोप में वेल्स तक फैल गए। इनकी भाषा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं से अधिक संबंधित है, यद्यपि विदेशी भाषाओं के शब्द भी इसमें अत्यधिक है। व्युत्पत्ति तथा गठन की दृष्टि से आधुनिक आर्य भाषाओं से इनका निकटस्थ संबंध है, किंतु शब्द समूह प्रायः विदेशी है। इसलिए आधुनिक आर्य भाषाओं के साथ इनकी चर्चा कम की जाती है। सिंहाली, यह भाषा भी भारतीय आर्य भाषाओं से संबंधित है। डॉक्टर चैटर्जी के अनुसार एक भारतीय वर्ग राजकुमार विजय के साथ 500 ई पूर्व सिंहल द्वीप में जाकर बस गया। उनकी भाषा भारत की पश्चिमी समुद्र किनारे जैसे गुजरात और काठियावाड़ की भाषा थी और 100 ई पूर्व के लगभग उस पर मगधी का प्रभाव पड़ा। कई शिलालेखों से प्राकृत यह प्रभाव स्पष्ट होता है। इसमें महाप्राण व्यंजन अल्पप्राण और श, श, स का स हो गया। सिंहाली के प्राचीन लेख 10वीं शताब्दी से मिलते हैं और इसका प्राचीन नाम एलू का हैलू का हिललू का सिंहलू और बाद में सिंहल था। आधुनिक सिंहाली पर संस्कृत और पाली का प्रभाव अधिक पड़ा है। मालदीव की भाषा पुरानी सिंहाली से विकसित मानी जाती है। भाषा के अंतर्गत हिंदी शब्द का प्रयोग सीमित अर्थ में समूहवाची रूप के लिए होता है। प्रचलित अर्थ में यह केवल मेरठ, बिजनौर आदि की खड़ी बोली के परिष्कृत रूप नागरी हिंदी के लिए और सामूहिक अर्थ में उसकी सभी बोलियों के लिए प्रयुक्त होता है। इसके दो मुख्य भेद हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्व हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली तथा उसके कई रूपांतर जैसे उच्च हिंदी, साहित्यिक हिंदी, उर्दू, हिंदुस्तानी आदि, ब्रज, बुंदेली, कन्नौजी, बांगड़ू और पूर्व हिंदी के अंतर्गत अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, बैसवाड़ी मुख्य बोलियां हैं। बिहार प्रदेश की मैथिली, मगही, भोजपुरिया तथा राजस्थान की राजस्थानी भी हिंदी के अंतर्गत मानी जाती है। बिहारी बोलियां पूर्वी हिंदी और राजस्थानी पश्चिमी हिंदी के अधिक निकट हैं। इन बोलियों का विस्तृत विवेचन अगले अध्याय में किया गया है। खड़ी बोली हिंदी का परिष्कृत रूप राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन किया गया है। राष्ट्रभाषा हिंदी के अतिरिक्त भारतीय संविधान में निम्नलिखित अन्य 13 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जैसे बंगला, असामी, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम, तेलुगु, कन्नड़, संस्कृत, कश्मीरी और उर्दू। इनमें से कई भाषाओं का संक्षिप्त परिचय ऊपर दिया गया है। भारतीय राष्ट्रभाषा पर अगले अध्याय में विचार किया गया है। अब भारतवर्ष की आर्येतर भाषाओं के संबंध में विचार कर लेना युक्ति संगत होगा। आर्येतर भारतीय भाषाएं। भारतवर्ष की आर्येतर भाषाओं में द्रविड़ तथा आष्टी यानी कि मुंडा परिवार की भाषाएं मुख्य है। चीनी परिवार की बोलियों का अत्यल्प प्रयोग असम के उत्तर पूर्वी भागों में किया जाता है। इनमें बोडो, नगा बोलियां मुख्य हैं। इनके बोलने वाले जंगलों तथा पहाड़ों में रहते हैं। इन बोलियों का संबंध
चीनी परिवार की तिब्बत हिमालयी शाखा से है। नगा तथा बोडो की कई बोलियां का अनुमान किया गया है। बोडो आदि बोलियां का ह्रास हो रहा है, किंतु नगा आदि बोलियां सुरक्षित है। मलाय पोलीमेशी भाषा परिवार की मुंडा समूह की भाषाएं मोनख्मेर भाषाओं से भी संबंधित है। मोनख्मेर समूह की खसी भाषा है। असम की खसी जाति की बोली है जो वहाँ के पहाड़ी स्थानों में बोली जाती है। इनका विकास अब स्वतंत्र रूप से हो रहा है, किंतु उसका गठन मौन भाषा समूह से बिल्कुल स्पष्ट है। मुंडा समूह की बोलियां पश्चिमी बंगाल से बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मद्रास के कुछ जिलों में रहने वाली जंगली जातियों में प्रचलित हैं। मुख्य बोलियां संथाली, मुंडारी, हो, कुर्क, जुआंग, शाबर आदि हैं। इनको खेरबारी नाम से भी कहा जाता है। इसकी कनावरी बोली हिमालय की तराई से शिमला की पहाड़ियों तक प्रचलित है। इनके बोलने वाले कोल नाम से भी कहे जाते हैं। इन पर द्रविड़ तथा आर्य भाषाओं का यथेष्ट प्रभाव पड़ा है। ये बोलियां प्रत्यय प्रधान योगात्मक ढंग की है। व्याकरणिक रूप शब्दों के मध्य अंत में प्रत्यय जोड़कर बनाए जाते हैं। विभक्तियों का बोधकारक चिन्हों से तथा लिंगभेद पुरुष और स्त्रीवादी शब्द जोड़कर होता है। प्रायः लिंग का बोध सजीव और निर्जीव भेद के अनुसार होता है। इनमें 3 वचनों का प्रयोग होता है, जैसे हाड़ यानी कि मनुष्य, हाड़किन यानी कि 2 मनुष्य, हाड़कों यानी कि अनेक मनुष्य। पुरुषवाचक सर्वनाम के उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष का बोध 2 प्रकार से कराया जाता है। एक से 2 रूपों का सम्मिलित बोध होता है और दूसरे में दोनों अलग अलग रहते हैं, जैसे अले और अबोल। पहले से केवल वक्ता यानी कि उत्तम पुरुष का बोध होता है और दूसरे से वक्ता, श्रोता दोनों का सम्मिलित बोध होता है। हिंदी में जैसे उसे जाने दो, अपन लोग पढ़ेंगे, में उसे अन्य पुरुष और अपन उत्तम मध्यम दोनों पुरुषों का बोध कराता है। गुजराती में अमे गया हता यानी कि मैं गया था और आपने गया हता यानी कि अपन लोग गए थे। मुंडा में क्रिया रूपों की काफ़ी जटिलता है। गिनती 20 के आधार पर मिलती है। मुंडा में ध्वनियाँ आर्य भाषाओं के सदृश मिलती हैं। विशेष ध्वनियों में क, च, त, प अर्ध व्यंजन मुख्य है, जिनका उच्चारण श्वास का भीतर खींचकर किया जाता है। मुंडा बोलियों का प्रभाव भारतीय आर्य भाषाओं पर भी पड़ा है। मुंडा क्रिया की जटिलता से ही संभवतः बिहारी बोलियां जैसे भोजपुरी, मगही, मैथिली प्रभावित है। उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के सम्मिलित बोध के उदाहरण पहले ही दिए गए हैं। 20 के लिए कोरी अथवा कोड़ी शब्द मुंडा की कुड़ी शब्द है, जिसका प्रयोग भारतीय भाषाओं में व्यापक है। द्राविड़ परिवार भारतवर्ष में आर्य परिवार के अनंतर द्राविड़ परिवार की भाषाओं की व्यापकता मिलती है। इन भाषाओं का क्षेत्र मुख्यतया भारतवर्ष का दक्षिणी भाग है। इनका व्यवहार सिंहल द्वीप के उत्तर तथा बलूचिस्तान में भी किया जाता है। उराल अल्ताई भाषाओं से समानता तथा भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रचलित होने के कारण कुछ लोगों का अनुमान है कि प्राचीन काल में वे भाषाएं उराल अल्ताई परिवार से संबंधित थी। बीच में लेमुरी महाद्वीप था, जो बाद में हिंद महासागर में तिरोहित हो गया। वहीं द्रविड़ भाषियों के पूर्वज रहते थे। इसी कारण मोहनजोदाड़ो की सभ्यता से भी द्रविड़ों का संबंध जोड़ा जाता है, किंतु इस संबंध में निश्चय रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। इन भाषाओं के बोलने वाले लगभग 7 करोड़ हैं, जो भारतीय जनगणना का 5वां भाग है। द्राविड़ भाषाओं को 4 समूहों में विभाजित किया गया है: द्राविड़ समूह, आंध्र समूह, मध्यवर्ती समूह और पश्चिमोत्तरी समूह। द्राविड़ समूह के अंतर्गत तमिल, मलयालम, कन्नड़, तुलु, कोडगु, टोडा,
कोटा आदि भाषाओं की गणना की जाती है। तमिल द्रविड़ भाषाओं में इसका साहित्य सबसे अधिक प्राचीन और उत्तम है। यह मद्रास के दक्षिण पूर्व तथा सिंहल द्वीप के उत्तर में प्रचलित है। तमिल भाषा की समृद्धि के कारण पहले संपूर्ण द्रविड़ भाषाओं को तमिल नाम से संबोधित किया जाता था। इस भाषा की 3 स्थितियों का उल्लेख किया गया है। प्राचीन स्थिति ईसा की पहली शताब्दी के लगभग मानी जाती है। इस भाषा के 2 मुख्य रूप हैं, शेन और कोडुन। शेन शिष्ट वर्ग और कोडुन जनसाधारण के द्वारा प्रयुक्त होती है। मणिप्रवाल नाम की इसकी साहित्य शैली में संस्कृत तथा तमिल शब्दों का चयन बड़ी सुंदरता से होता है। तमिल भाषा में महाप्राण अघोष जैसे ख, छ, ठ, य, फ, महाप्राण सघोष जैसे घ, झ, ढ, ध, भ तथा सघोष अल्पप्राण जैसे ग, ज, ड, द, ब व्यंजन नहीं पाए जाते। 2 प्रकार के र और न व्यंजनों के प्रयोग में भिन्नता मिलती है। तमिल की प्राचीन लिपि वट्टेलुतु है। मलयालम इसे 9वीं शताब्दी में तमिल से उद्भूत माना जाता है, किंतु डॉक्टर गौडवर्मा जैसे कुछ विद्वान इसे एक स्वतंत्र भाषा समझते हैं और उन्होंने इस संबंध में कई तर्क भी किए हैं। इसका विस्तार पश्चिमी समुद्र किनारे, मलाबार, मलय पर्वत तथा लक्षद्वीप में पाया जाता है। इस समुद्री किनारे पर विदेशियों के अत्यधिक संपर्क के होने पर भी मलयालम विशुद्ध भाषा बनी रही। संस्कृत भाषा का प्रभाव इस पर बहुत पड़ा है, इसलिए यह सुनने में अधिक कर्कश नहीं जान पड़ती। इसका साहित्य 13वीं शताब्दी तक पाया जाता है। तीखांकुर और कोचीन राज्यों की संरक्षा में मलयालम साहित्य की यथेष्ट उन्नति हुई। इसमें आर्य भाषा के सदृश ही ध्वनि समूह उपलब्ध होता है। र, ल, न, ट व्यंजनों के 2 रूप मिलते हैं, अतः इसका ध्वनि समूह तमिल से थोड़ा भिन्न है। कन्नड़ यह संस्कृत कर्नाटक शब्द का द्रविड़ रूप है। इसका विस्तार संपूर्ण मैसूर, हैदराबाद, आंध्र तथा मद्रास के कुछ भागों में पाया जाता है। द्राविड़ भाषाओं में यह सबसे पुरानी कही गई है। इसमें प्रायः 4वीं-5वीं शताब्दी से साहित्य लिखा जाने लगा। इसमें उच्च कोटि का प्राचीन और नवीन साहित्य उपलब्ध है। इसका संबंध तमिल से अधिक है। तुलु इसका क्षेत्र बहुत सीमित है। यह मंगलोर के आसपास के प्रदेश में प्रचलित है तथा कन्नड़ और मलयालम के बीच की भाषा है। इसमें कोई साहित्य उपलब्ध नहीं होता, किंतु प्राचीन काल में यह एक परिष्कृत तथा समृद्ध भाषा थी, ऐसा कुछ विद्वानों का अनुमान है। कोडगु यह कुर्ग की बोली है जो कन्नड़ और तुलु के बीच की मानी गई है। डॉक्टर गौडवर्मा के अनुसार तुलु एवं कोडगु का संबंध कन्नड़ की अपेक्षा तमिल तथा मलयालम से अधिक है। कन्नड़ का इन पर बाद में प्रभाव पड़ा। पहले यह अनुमान था कि इन बोलियों का संबंध कन्नड़ से अधिक है। टोडा, कोटा बोलियों का प्रयोग नीलगिरी पर्वत पर रहने वाली जंगली जातियों के द्वारा किया जाता है। इनकी संख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इस संबंध में अभी अधिक छानबीन नहीं हुई है। तिरुवांकुर, कोचीन तथा मलाबार के पहाड़ी भाग में रहने वाली जातियों की बोलियां तमिल और मलयालम के बीच की जान पड़ती है, जिनका अभी सम्यक अध्ययन नहीं हुआ है। मध्यवर्ती समूहों की बोलियों में गोंडी, कुरुख, कुई, कोलामी, नैकी आदि मुख्य है। इनका विस्तार बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बरार, मध्य प्रदेश तथा बुंदेलखंड के कुछ भागों में पाया जाता है। इनके बोलने वाले सब जंगली जाति के हैं। गोंडी का प्रयोग करने वाले प्रायः हिंदी क्षेत्र में बिखरे हुए हैं। विंध्य प्रदेश, बुंदेलखंड इनका केंद्र है। इनमें कोई साहित्य नहीं है। आर्य भाषा की छाप इस पर काफ़ी पड़ी है। गोंडी का संबंध तमिल से अधिक है। कुरुख को ओरावो भी कहते हैं।
इसकी कई उपबोलियां भी कही गई हैं। बंगाल में राजमहल की पहाड़ियों पर रहने वाली जाति की बोली यल्तो इसकी शाखा है। कुरुख पर आर्य तथा मुंडा भाषाओं का प्रभाव अधिक पड़ा है। इन बोलियों का अब धीरे धीरे लोप हो रहा है। मुंडा क्षेत्र में फैले होने के कारण ये लोग मुंडारी का प्रयोग करने लगे हैं। कुरुख का संबंध भी तमिल से अधिक है। उड़ीसा के जंगलों में रहने वाली बर्बर जाति के द्वारा कुई अथवा कंधी का प्रयोग किया जाता है। इसे कोंधी, खोंद आदि नामों से भी कहा जाता है। कुई का संबंध तमिल से अधिक है। उस समूह की कोलामी बोली पश्चिमी बरार के जंगली लोगों में प्रचलित है। उसका तेलुगु से अधिक संबंध है। इस पर मध्य भारत की आर्य बोली भीली का अधिक प्रभाव पड़ा है और यह अब धीरे धीरे समाप्त हो रही है। मध्यवर्ती बोलियों का व्यवहार करने वाली सभी जंगली जातियों प्रायः द्विभाषीय होती है। इनमें आर्य भाषा के शब्दों का व्यापक प्रयोग पाया जाता है। प्रसिद्ध भाषा विज्ञानी डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा इन द्राविड़ बोलियों पर आर्य प्रभाव को स्पष्ट करने में सचेष्ट हैं। तेलुगु आंध्र समूह की केवल एक प्रधान भाषा तेलुगु है तथा कई संबंधित बोलियां हैं। तेलुगु का क्षेत्र काफ़ी व्यापक है। द्राविड़ परिवार में इसी भाषा के बोलने वाले सबसे अधिक हैं। हैदराबाद, आंध्र के आधे भाग, पूर्व में बंगाल की खाड़ी पर त्रिकाकोल तक, मैसूर तथा नागपुर के कुछ भागों में भी तेलुगु का प्रसार मिलता है। तेलुगु भाषा तेलंगों की भाषा रही है, जो अपने शौर्य के लिए मुगल काल में प्रसिद्ध थे। द्राविड़ सभ्यता और संस्कृति की दृष्टि से यह तमिल के बाद अपना स्थान रखती है। तेलुगु का प्राचीन शिलालेख 633 ई का मिलता है और साहित्य 12वीं शताब्दी से मिलता है। इस भाषा की पहली रचना महाभारत का अनुवाद है। विजयनगरम के महाराज कृष्णराय ने इसकी उन्नति के लिए विशेष प्रयत्न किया था। तेलुगु भाषा में संस्कृत शब्द प्रचुरता से मिलते हैं, इसलिए यह द्राविड़ भाषाओं में सबसे अधिक श्रुति मधुर मानी जाती है। इसमें सारे शब्द स्वरांत होते हैं, इसलिए भाषा के उच्चारण में कर्कशता नहीं है। वह तमिल के अपेक्षा कई अधिक मधुर है। तेलुगु से संबंधित कई बोलियां हैं जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। ब्राहुई पूर्वी बलूचिस्तान तथा सिंध के पहाड़ी भागों में ब्राहुई का प्रसार मिलता है। इसके बोलने वाले दुभाषीय हैं। वे बलूची, पश्तो अथवा सिंधी का प्रयोग करते हैं। इसके बोलने वाले प्रायः सभी मुसलमान हैं। ब्राहुई शब्द समूह पर ईरानी और आर्य प्रभाव इतना अधिक है कि बहुत काल तक इसे द्राविड़ की एक स्वतंत्र भाषा के रूप में स्वीकार ही नहीं किया गया, किंतु बाद में गठन की दृष्टि से यह द्राविड़ समूह की एक स्वतंत्र भाषा सिद्ध हुई। विशेषताएं: द्राविड़ भाषाओं के व्याकरणिक रूपों का विकास शब्द के अंत में प्रत्ययों के योग से होता है। पहले कहा जा चुका है कि ऐसा ही गठन उराल, अल्ताई तथा मुंडा भाषाओं का भी है। द्राविड़ भाषाओं में मूर्धन्य व्यंजनों का आधिक्य है। कुछ विद्वानों का विश्वास है कि प्राचीन आर्य भाषाओं में मूर्धन्य व्यंजनों का अभाव था और सर्वप्रथम भारतीय प्राचीन आर्य भाषा में इसका उद्भव हुआ, जिसका कारण द्राविड़ भाषाओं का प्रभाव है। यद्यपि यह एक विवादग्रस्त विषय है, किंतु इतना तो कहा ही जा सकता है कि द्राविड़ी में इसकी प्रचुरता के कारण आर्य भाषाओं में मूर्धन्य व्यंजनों का प्रयोग व्यापक बना। ईरानी तथा यूरोपीय प्राचीन भाषाओं में मूर्धन्य व्यंजनों का प्रयोग व्यापक बना। सभी द्राविड़ भाषाओं के शब्द के अंत में ह्रस्व अ या ऊ का स्वर सुनाई पड़ता है। तमिल में क, च, त, प, ड के अंत में लघु उकार का स्वर रहता है, किंतु तेलुगु तथा कन्नड़ के सभी शब्दों में ह्रस्व ऊ स्वर व्यवहत होता है।
द्राविड़ परिवार की केवल ब्राहुई भाषा में लिंग भेद नहीं होता, यह ईरानी भाषाओं का प्रभाव हो सकता है। अन्य प्रमुख भाषाओं में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के भेद होते हैं। कन्नड़ में यह भेद संस्कृत का प्रभाव माना जाता है। लिंग भेद का नैसर्गिक प्रयोग नहीं मिलता, एकवचन और बहुवचन का प्रयोग होता है। संज्ञाओं के मुख्य विभाजन उच्च जातीय और निम्न जातीय होते हैं। तमिल, तेलुगु आदि में पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग के एक वचन भिन्न होते हैं, किंतु इनका बहुवचन एक ही रूप होता है। इनके उच्च जातीय रूपों और निम्न जातीय रूपों का प्रत्यय एक वचन में भिन्न भिन्न होते हैं। बहुवचन रूपों में एक सा कोई भेद नहीं किया जाता। निर्जीव तथा अचेतन पदार्थ प्रायः नपुंसक लिंग में होते हैं। संज्ञा आदि रूपों में लिंग भेद के लिए पुरुष और स्त्रीवाची शब्दों को भी जोड़ा जाता है। केवल अन्य पुरुष के सर्वनामों में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का भेद होता है। निम्न जातीय संज्ञाओं में बहुवचन के रूप प्रायः नहीं होते। बहुवचन के लिए प्रत्यय आदि चिन्हों का व्यवहार किया जाता है। निम्न जातीय जैसे अविवेकी, अचेतन के बहुवचन रूप ही मिलते हैं, जैसे ल के योग से मरनगल यानी वृक्षों, कईगल, कलगल यानी देशों। कन्नड़, तेलुगु, गोंडी आदि में र के योग से भी बहुवचन के रूप बनते हैं। कन्नड़ जैसे अरसर यानी राजाओं, स्त्रियर यानी महिलाओं, तंदेयर यानी पिताओं। तेलुगु में देवरू यानी देवताओं, रायरू यानी राजाओं, अल्लरू यानी दामादों। अन्य रूपों में भी ल का योग होता है, जैसे वंदेगल यानी पिताओं। ब्राहुई में बहुवचन के लिए क प्रत्यय जुड़ता है, जैसे बा यानी मुख, बाक यानी मुखो, पू यानी कीड़ा, पुक यानी कीड़ों। संज्ञा आदि विभक्तियों के रूप परसर्ग अथवा कारक चिन्हों के योग से बनते हैं। विभक्तियों की संख्या अनिश्चित है, किंतु आर्य भाषाओं के प्रभाव से द्राविड़ व्याकरणों ने 8 विभक्तियां निश्चित कर दी है। द्राविड़ भाषा का मूल शब्द ही कर्ता कारक में प्रयुक्त होता है। लिंग और वचन के रूपों का विभिन्न रूपों पर काफ़ी प्रभाव पड़ा है। वचन भेद के लिए जा चिन्ह जुड़ते हैं, वही उसके कारक को भी प्रकट कर देते हैं। कारक चिन्ह शब्दों के विकारी रूपों के बाद ही जुड़ते हैं, मूल के बाद नहीं। संज्ञा के सदृश विशेषणों का रूप विकास नहीं होता, यह केवल संज्ञा से संबंधित होते हैं। इनका प्रयोग संज्ञा के विशेषण रूप में होता है। विशेषणों में अधिकतर, अधिकतम आदि रूपों के लिए विशेषण की पुनरावृत्ति अथवा ऐसे अर्थों से संबंधित शब्दों को विशेषण के पूर्व प्रयुक्त किया जाता है। गिनतियाँ आर्य भाषाओं के सदृश दशमलव रूप में प्रयुक्त होती हैं। भारतीय अंग्रेजी सिक्कों में प्रयुक्त गिनतियाँ भी द्राविड़ भाषाओं से संबंधित की गई है, किंतु यह पूर्णतया निश्चित नहीं है। आधुनिक तमिल, तेलुगु, कुई, कुरुख आदि में उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के सर्वनाम का सम्मिलित बोध हम, अपन के सदृश होता है। यह मुंडा का प्रभाव जान पड़ता है, किंतु कन्नड़, गोंडी, ब्राहुई में ऐसा रूप नहीं पाया जाता है। द्राविड़ के प्राचीन रूपों में संभवतः यह भेद नहीं किया जाता था। यह बात का प्रभाव कहा जा सकता है। सर्वनाम के रूपों में विभक्ति भेद किया जाता है। इसमें भी उच्च जातीय तथा निम्न जातीय भेद पाया जाता है। उत्तम पुरुष एक वचन मैं के लिए तमिल में यानु, तुलु में यान, पुरानी कन्नड़ में आम, कुई में अनु, गोंडी में आना, तेलुगु में एनु, कुरुख में एन, ब्राहुई में ई। मध्यम पुरुष एकवचन में तमिल नहीं, तुलु ई, कन्नड़ निम, कुई इनु, गोंडी इम्मा, तेलुगु इशु, निवु, कुमुख नी, ब्राहुई नी होता है।
संज्ञा और क्रिया के रूप कभी कभी समान होते हैं, जैसे तमिल कौन राजा, कौन एन मैं राजा हूँ। क्रिया और सर्वनाम के रूप भी एक में मिले होते हैं, जैसे तेलुगु में उत्तम पुरुष एनु यानी सर्वनाम, नु यानी क्रिया, मध्यम पुरुष इबू या निबू सर्वनाम, बू यानी क्रिया, अन्य पुरुष एक बाहु यानी सर्वनाम, डू यानी क्रिया, उत्तम पुरुष बहु एमु यानी सर्वनाम, मु यानी क्रिया, मध्यम पुरुष बहु इरु यानी सर्वनाम, रु क्रिया। इस प्रकार की समानता गोंडी, कुरुप आदि अन्य विभाषाओं में भी मिलती है। इनमें काल भेद भी होता है। वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल के भेद निश्चित और अनिश्चित दो रूपों में होते हैं। संयुक्त क्रियाओं का भी प्रयोग होता है। आर्य भाषाओं के सदृश इनसे विशेष भावों का बोध कराया जाता है। सहायक क्रियाओं से विभिन्न अर्थों यानी कि मूड्स, वाच्य, काल आदि का बोध होता है। कृदंतों का प्रयोग भी व्यापक रूप से जाता है। कर्मवाच्य का प्रयोग नहीं होता। वाक्य रचना की भी निजी विशेषताएं हैं। वाक्य एक शब्द का भी होता है, यथा गोंडी में ना बोल यानी कि यह मेरा है। प्रश्नवाचक वाक्यों को प्रश्नसूचक शब्दों को जोड़कर बनाया जाता है। ब्राहुई में यह सुर से प्रकट किया जाता है। प्रश्न तीसरा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा एवं संपर्क भाषा का अंतर स्पष्ट करते हुए उनका परिचय दीजिए। उत्तर, राजभाषा, राष्ट्रभाषा 20वीं शताब्दी के मध्य में 1947 ई में जब भारत विदेशी साम्राज्य के बंधन से मुक्त होकर स्वायत्त लोकतंत्र के रूप में प्रतिष्ठित हुआ, तब संवैधानिक दृष्टि से राष्ट्रभाषा और राजभाषा पृथक रूप से परिभाषित की गई। यद्यपि व्यावहारिक स्तर पर आज संयोगवश हिंदी राष्ट्रभाषा होने के साथ साथ राजभाषा के रूप में भी मान्य है, पर सैद्धांतिक तौर पर दोनों की अवधारणाएं पृथक पृथक हैं। दोनों के स्वरूप में कुछ मूलभूत अंतर हैं जो निम्न प्रकार से हैं। 1. राष्ट्रभाषा का शब्द भंडार देश की विविध बोलियों, उपभाषाओं आदि से समृद्ध होता है। इसमें लोक प्रयोग के अनुसार इनमें नए शब्द जुड़ते जाते हैं, परंतु राजभाषा का शब्द भंडार एक सुनिश्चित सांचे में ढला हुआ प्रयोजनमूलक प्रयुक्तियों तक सीमित होता है। 2. राष्ट्रभाषा राष्ट्र के सभी सार्वजनिक स्थलों, सांस्कृतिक केंद्रों, तीर्थों, सभा स्थलों, गली मुहल्लों, हाट बाजारों, मेलों, उत्सवों आदि में प्रयुक्त होती है, किंतु राजभाषा का प्रयोग क्षेत्र कार्यालयों की चारदीवारी तक ही सीमित होता है। 3. राष्ट्रभाषा में राष्ट्र की आत्मा ध्वनित होती है। संपूर्ण देश की जनता का चिंतन उसकी धर्म, संस्कृति, विश्वास, सामाजिक अवधारणाएं, जीवन के वैविध्यपूर्ण व्यावहारिक पहलू, लौकिक आध्यात्मिक प्रवृत्तियाँ, लोकनीति संबंधी विविध विचार एवं दृष्टिकोण राष्ट्रभाषा के माध्यम से ही मुखर होते हैं, पर राजभाषा वैधानिक अवधारणा से आवृत्त होता है। उसमें अधिकांश कानूनी और संवैधानिक नियम, विधान एवं उनसे संबंधित विवेचन विश्लेषण किया जाता है। 4. राष्ट्रभाषा सदैव लोकभाषा होती है, पर राजभाषा कभी कभी विदेशी भी हो सकती है। जब भारत में हिंदी साम्राज्य का पतन हुआ और धर्मांध इस्लाम की विजय पताका के अधीन सारा भारत आ गया, तो भारत का सारा राजकाज फारसी भाषा में चलने लगा। इसी प्रकार जब मुस्लिम साम्राज्य का पतन हुआ और अंग्रेजों के पांव भारत में जम गए, तब भारत का सारा राजकाज अंग्रेजी भाषा में चलने लगा। ब्रिटिश भारत में अंग्रेजी राजभाषा थी। निजाम के हैदराबाद में उर्दू, फ्रांसीसी उपनिवेश पांडेचरी और चंदन नगर में फ्रांसीसी तथा गोवा, दमन में पुर्तगीज भाषा के पद पर विराजित हुई।
राष्ट्रभाषा सर्वसाधारण व्यापिनी होती है जिसमें संपूर्ण राष्ट्र झलकता है एवं राजभाषा शासन सूत्र में सीमित होती है। उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट है कि विदेशी भाषा भी शासन के साथ राजभाषा बनती है, किंतु राष्ट्रभाषा तो निश्चयतः अपने देश की ही भाषा होगी। 5. देश के अधिकतर भागों में आम जनता जिस भाषा में आपसी बातचीत, विचारों का आदान प्रदान तथा लोक व्यवहार करते हैं वह राष्ट्रभाषा होती है। अखिल भारतीय स्तर पर राजकीय कामकाज के लिए माध्यम के रूप में प्रयुक्त होने वाली भाषा राजभाषा कहलाती है। चूँकि विभिन्न प्रकार के राजकीय कार्यालय की माध्यम भाषा राजभाषा कहलाती है, इसलिए राजभाषा का प्रयोग प्रायः राजकीय, प्रशासकीय, सरकारी, अर्ध सरकारी कर्मचारियों द्वारा होता है। भारत में संविधान सभा के निर्णय के पूर्व हिंदी के अखिल भारतीय स्वरूप और उसकी अंतःप्रांतीय प्रेषण क्षमता की पहचान कर विदेशी व्यापारी, प्रशासक वर्ग, देश के समाज सुधारकों, नेता वर्गों ने राष्ट्रीय एकता तथा भावनात्मक एकीकरण के निमित्त एवं प्रचार में उसे राष्ट्रभाषा विश्लेषण से संबोधित किया था, पर संविधान सभा के राजभाषा संबंधी निर्णय के पश्चात यह संदर्भ और प्रसंग पूरी तरह ध्वस्त हो गया। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में हिंदी के साथ साथ 14 भारतीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है। ये सभी भाषाएं भारतीय संविधान निर्माण के समय के 14 राज्यों की अपनी अपनी प्रादेशिक भाषाएं हैं एवं अनुच्छेद 345 के अनुसार राज्यों को यह अधिकार दिया गया है कि राज्य की विधानमंडल विधि द्वारा उस राज्य में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अन्य को या हिंदी को अंगीकार कर सकेगा। ऐसी स्थिति में संवैधानिक स्थिति यह होती है कि हिंदी भारतीय संविधान में उल्लिखित 15 प्रादेशिक भाषाओं में से एक प्रादेशिक भाषा है जो भारतीय संघ की राजभाषा स्वीकार की गई है। पूरे संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 5, 6 और 17 में राजभाषा संबंधी उपबंध है। भाग 17 का शीर्षक राष्ट्रभाषा है। इस भाग में 4 अध्याय हैं जो क्रमशः संघ की भाषा, प्रादेशिक भाषाएं, उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों आदि की भाषा तथा विशेष निर्देश से संबंधित है। ये चारों अध्याय अनुच्छेद 343 से 351 के अंतर्गत सम्मिलित हैं। इनके अतिरिक्त अनुच्छेद 120 में संसद एवं विधान मंडलों की भाषा के संबंध में विवरण दिया गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी राजभाषा शब्द की कोई परिभाषा या व्याख्या नहीं की गई है। राजभाषा का प्रारंभिक उल्लेख अनुच्छेद 343 के 1 में इस प्रकार किया गया है कि इंटू इन्वर्टेड कॉमा संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। इसके अतिरिक्त जहाँ जहाँ भी राष्ट्रभाषा शब्द का उल्लेख संघ की राजभाषा या राज्यों की राजभाषाओं के संदर्भ में हुआ और उनके प्रयोजनों में एक प्रयोजन प्रशासकीय प्रयोजन बताया गया है, इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान में परंतु राष्ट्रभाषा शब्द का प्रयोग बताया गया है। इसका अर्थ यह हुआ कि संविधान में राजभाषा शब्द का प्रयोग एक सीमित अर्थ के लिए हुआ है। अनुच्छेद 351 में हिंदी के प्रसार और विकास के संबंध में अनेक निर्देश दिए गए हैं। इसका अभिप्राय यह है कि संविधान निर्माताओं के मन में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी के विकास की संकल्पना निहित थी। अनुच्छेद 351 में प्रयुक्त हिंदी भाषा का अर्थ केवल राजभाषा हिंदी तक ही सीमित न होकर राष्ट्रभाषा और सार्वदेशिक भाषा तक व्याप्त है। इसी अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास का लक्ष्य भारत का सामासिक कर लेना बताया गया है। इससे यह स्पष्ट है कि संविधान में राष्ट्रभाषा शब्द के प्रयोग के अंतर्गत हिंदी संपर्क भाषा और भारत की सामासिक संस्कृति की अभिव्यंजना कर सकने वाली भाषा के रूप में हिंदी का अभिप्राय विद्यमान है। 14 सितंबर
1949 को जब संविधान सभा में राष्ट्रभाषा संबंधी भाग स्वीकृत हुआ, तब संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कहा इंटू इन्वर्टेड कॉमा, आज पहली बार हम अपने संविधान में एक भाषा स्वीकार कर रहे हैं जो भारत संघ के प्रशासन की भाषा होगी। हमने अपने देश का राजनीतिक एकीकरण संपन्न किया है। राजभाषा हिंदी देश की एकता को कश्मीर से कन्याकुमारी तक अधिक सुदृढ़ बना सकेगी। इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। अंग्रेजी की जगह भारतीय भाषा को स्थापित करने से हम निश्चित ही और भी एक दूसरे के निकट आएंगे। भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधी प्रमुख प्रावधानों एवं उपबंधों को 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। अ. संसद में प्रयुक्त होने वाली भाषा इंटू ब्रैकेट भाग 5 अनु 120 ब्रैकेट कंप्लीट। ब. विधानमंडल में प्रयुक्त होने वाली भाषा इंटू ब्रैकेट भाग 6 अनु 210 ब्रैकेट कंप्लीट। स. संघ की राजभाषा इंटू ब्रैकेट भाग 17 अनु 343 ब्रैकेट कंप्लीट। द. विधि निर्माण एवं न्यायालयों में प्रयुक्त होने वाली भाषा इंटू ब्रैकेट भाग 17 अनु 348 ब्रैकेट कंप्लीट। इस प्रकार स्पष्ट है कि भारत की 5% अंग्रेजी पूरे लोकतंत्र का पर्याय नहीं बन सकती। जब तक काम देश की भाषा में नहीं होगा, जनता से संबंध होना असंभव है। राजभाषा हिंदी की समस्याएं निश्चित रूप से ही ऐसी नहीं है जिनको सुलझाना कठिन हो। लक्ष्य तक पहुंचने के लिए योग्य संसाधन अनिवार्य है। यहाँ पर यह ट्रैक समाप्त हो रहा है। पुस्तक का शेष भाग अगली ट्रैक पर सुनेंगे। ट्रैक 1C। इस ट्रैक में पन्ना नंबर 23 से पन्ना नंबर 29 तक अध्याय 1 का रिकॉर्डिंग किया गया है। मुद्दा संपर्क भाषा। माध्यम के लिए प्रयुक्त हुई भाषा को ही हम माध्यम भाषा कहते हैं। माध्यम भाषा को अंग्रेजी में मीडियम लैंग्वेज भी कहा जाता है। भारत में उच्च स्तर पर ज्ञान विज्ञान और तकनीकी का पठन पाठन प्रायः अंग्रेजी माध्यम से ही होता है। इसके परिणाम स्वरूप देश की युवा पीढ़ी को भारी क्षति उठानी पड़ती है। यह एक राष्ट्रीय क्षति है जिसका एकमात्र उपाय है प्रादेशिक भाषाओं को शिक्षा का माध्यम बनाना। सरकार ने हिंदी की तथा अन्य प्रादेशिक भाषाओं के प्रयोग की तो अनेक घोषणाएं की, परंतु उनका अनेक ज्ञात अज्ञात कारणों से पालन नहीं हो पाया। विश्व में ज्ञान क्षण प्रतिक्षण परिवर्तित हो रहा है, जिसके अनुरूप स्तरीय पुस्तकें नहीं आ पा रही है। दूसरी ओर अंग्रेजी माध्यम से पढ़कर आए हुए अध्यापक अंग्रेजी को ही अध्यापन के लिए सुविधाजनक समझते हैं। इसके अतिरिक्त उच्च शिक्षा में अंग्रेजी मिथ्या दंभ की प्रतीक बनी हुई है। यह भ्रम भी फैलाया गया है कि विज्ञान और तकनीकी का ज्ञान अंग्रेजी भाषा द्वारा ही संभव है। इस बात में संदेह नहीं कि प्रौद्योगिकी जिस भाषा क्षेत्र में आती है वह अपने साथ अपनी शब्दावली भी लाती है। कंप्यूटर का तो हिंदीकरण हो गया या इन्हें देवनागरी लिपि में लिखा जाएगा। ऐसी स्थिति में उधार के शब्दों को लेना ही होगा, तो हिंदी को अप टू डेट नहीं किया जा सकेगा। हिंदी को माध्यम भाषा बनाने के लिए उसके रूप में वृद्धि करनी होगी। अभी तक हिंदी के पास कुछ ही द्विभाषी त्रिभाषी शब्दकोश हैं। इसी प्रकार विभिन्न विषयों के कोश, पर्याय कोश, व्युत्पत्ति कोश, संदर्भ कोश आदि भी बहुत कम है। इन्हें बनाना, प्रकाश में लाना अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य है। इस आवश्यकता की पूर्ति तभी हो सकती है जब कोश विज्ञान का प्रशिक्षण देकर विभिन्न बोलियों और विषयों के शब्दकोश बनाए जाएं। अब रचनाकारों को साहित्य को छोड़कर इस क्षेत्र में आना होगा। सृजनात्मक लेखन हिंदी में बहुत हो चुका है। अब आवश्यकता है उपयोगी साहित्य की या उपयोगी पाठ्य सामग्री को प्रकाश में लाने की। पारिभाषिकों, संकेताक्षरों को इस समय हिंदी की आवश्यकता है। विदेशी भाषा के प्रत्येक शब्द का धात्वर्थ के अनुकूल हिंदी नामांतर गढ़ना होगा और हिंदी के शब्दाभाव को दूर करना होगा। इस प्रकार के प्रयास विश्वविद्यालय के स्तर पर जब होंगे,
शिक्षक और शोधार्थी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और नवीनतम ज्ञान को हिंदी में रूपांतरित करेंगे, तभी हिंदी का माध्यम भाषा के रूप में विकसित होगा। हिंदी को माध्यम भाषा न तो दंड प्रावधानों द्वारा बनाया जा सकता है और न ही तुष्टीकरण की नीति के द्वारा। यह तभी संभव है जब अंग्रेजी स्कूलों से बेहतर हिंदी स्कूल खुल जाएं और गुलामी की मानसिकता का भारतीयकरण अर्थात हिंदीकरण किया जाए। हिंदी भाषा के विभिन्न रूप। प्रश्न 4, हिंदी भाषा की व्युत्पत्ति को समझाइए। उत्तर, हिंदी का संबंध संस्कृत के शब्द सिंधु से माना जाता है। वस्तुतः सिंधु शब्द संस्कृत का न होकर द्रविड़ या और किसी पूर्ववर्ती भाषा का हो सकता है जो संस्कृत में आया। सिंधु या सिंध नदी को कहते हैं और उसी आधार पर उसके आसपास की भूमि को सिंधु कहने लगे। ईरानी में जाकर सिंधु शब्द ही हिंदू और फिर हिंद हो गया और इसका अर्थ था सिंध प्रदेश। कालांतर में ईरानी अधिकांश भारत से परिचित होते गए तथा हिंद शब्द धीरे धीरे पूरे भारतवर्ष का वाचक हो गया। ईरानी का इक प्रत्यय लगने से हिंदिक शब्द बना जिसका अर्थ था हिंदी का। यूनानी इंडिका या अंग्रेजी इंडिया हिंदिक का ही विकसित रूप है। हिंदी भाषा के लिए इस शब्द का प्राचीनतम प्रयोग शरफुद्दीन यजदी के जफरनामा (ब्रैकेट 1424 ईस्वी ब्रैकेट कंप्लीट) में मिलता है। प्रारंभ में हिंदी उर्दू दोनों के लिए हिंदी शब्द का प्रयोग होता था। 19वीं सदी के प्रथम चरण में अंग्रेजों की भाषागत नीति के चलते हिंदी की हिंदुओं से एवं उर्दू को मुसलमानों से जोड़ दिया गया। भाषा वैज्ञानिक हिंदी एवं उर्दू को एक ही भाषा की दो शैलियाँ मानते हैं। हिंदी शब्द का प्रयोग मुख्यतः 3 अर्थों में किया जाता है। 1. हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों का द्योतक हिंदी शब्द है। 2. भाषा वैज्ञानिक पश्चिमी एवं पूर्वी हिंदी को ही हिंदी मानते हैं। और 3. संकुचित अर्थ में खड़ी बोली साहित्यिक हिंदी को हिंदी कहा जाता है। हिंदी का उद्भव भी 3 प्रकार से माना जा सकता है। 1. हिंदी प्रदेश में बोली जाने वाली 17 बोलियों के आधार पर हिंदी का उद्भव शौर सेनी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। 2. हिंदी को यदि पश्चिमी एवं पूर्वी हिंदी की प्रतिनिधि माने तो उसका उद्भव शौर सेनी तथा अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। और 3. खड़ी बोली हिंदी का उद्भव शौर सेनी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी भाषा का उद्भव काल 1000 ईस्वी के लगभग माना जा सकता है। 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक हिंदी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है। उस समय हिंदी भाषा अपभ्रंश के बहुत अधिक निकट थी क्योंकि उसी से हिंदी का उद्भव हुआ था। 1500 ईस्वी से 1800 ईस्वी के मध्यकाल में ध्वनि, व्याकरण तथा शब्द समूह के क्षेत्र में अनेक परिवर्तन हुए। 1800 ईस्वी से अब तक का समय हिंदी भाषा का आधुनिक काल कहा जा सकता है। प्रश्न 5. पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियों का परिचय एवं विवरण दीजिए। उत्तर. अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है। अवधी, बघेली एवं छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां हैं। अवधी का संबंध उत्तर प्रदेश से, बघेली का संबंध मध्य प्रदेश से एवं छत्तीसगढ़ी का संबंध छत्तीसगढ़ से है। उत्तर कोसल एवं दक्षिण कोसल को पूर्वी हिंदी का विस्तार क्षेत्र माना जाता है। पूर्वी हिंदी की 3 बोलियों में काफ़ी समरूपता है। पूर्वी हिंदी लगभग 6 करोड़ लोग बोलते हैं। इन बोलियों का विस्तार से विवरण निम्नानुसार है। 1. अवधी. अवध प्रांत में बोली जाने वाली बोली का नाम अवधी पड़ा। भाषा की दृष्टि से यह अत्यंत समृद्ध बोली है। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस एवं मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना अवधी भाषा में करके इसे गौरवान्वित किया। अवधी में पर्याप्त साहित्य लिखा गया है। लखनऊ, इलाहाबाद, फतेहपुर, मिर्ज़ापुर, उन्नाव, रायबरेली, सीतापुर, फैज़ाबाद, बहराइच, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़ एवं बाराबंकी जिलों में अवधी बोली व्यवहृत होती है।
अवधि के भी 3 रूप प्रचलित है। क्षेत्रवार विवरण निम्नानुसार है। क पूर्व अवधि में गौड़ा, फैजाबाद, अयोध्या। ख पश्चिमी अवधि में लखनऊ तथा कन्नौज। और ग बैसवाड़ी अवधि में बैसवाड़ा, उन्नाव तथा रायबरेली। साहित्यिक अवधि एवं सामान्य जन के बोलचाल की अवधि में विशेष अंतर नहीं है। साहित्यिक अवधि में तत्सम शब्द अरबी, फारसी के शब्द, ब्रजभाषा के शब्द, बंगला, राजस्थानी एवं भोजपुरी भाषाओं के शब्द घुले मिले हुए हैं। संज्ञा पदों की दृष्टि से लघु, दीर्घ एवं दीर्घतर शब्द अलग अलग हैं। संज्ञा तथा विशेषण के लिंग संबंधी नियम अत्यंत सरल है। अवधि का एक निश्चित व्याकरण मौजूद है। 2. बघेली। मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बघेली कहा जाता है। इस बोली के केंद्र में रीवा शहर होने के कारण इसे रिवाई भी कहा जाता है। इस बोली का उद्भव भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। कुछ भाषा वैज्ञानिक बघेली को अवधि की ही एक उपबोली मानते हैं, किंतु वस्तुतः ऐसा नहीं है। अवध प्रांत से लगा हुआ क्षेत्र बघेली का है। यही कारण है कि बघेली अवधि से अंतरस लेती रही है। बघेली एवं अवधि ने परस्पर अनेक शब्दों का विनिमय कर लिया है। दोनों बोलियों के भाषियों में बोलचाल के स्तर पर भी थोड़ा ही भेद नजर आता है। रीवा, सीधी, सतना एवं शहडोल जिलों में बघेली बोली जाती है। शहडोल जिले में बोली जाने वाली बघेली पर छत्तीसगढ़ी का व्यापक असर दिखाई पड़ता है। कारण यह है कि शहडोल छत्तीसगढ़ का सीमावर्ती शहर है। बघेली का थोड़ा बहुत प्रभाव कटनी, मंडला एवं बांदा जिले में बोली जाने वाली बोलियों पर भी पड़ा है। बघेली में साहित्यिक गतिविधियां एकदम शून्य नहीं है। महाराज रघुराज ने नहुष नामक प्रथम नाटक लिखकर बघेली को हिंदी साहित्य में गौरवान्वित किया है। वर्तमान में भी अनेक पत्र पत्रिकाएं एवं रचनात्मक साहित्य बघेली में लिखा जा रहा है। 3. छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ प्रदेश में बोली जाने वाली बोली छत्तीसगढ़ी कहलाती है। इस बोली का उद्भव भी अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, रायपुर, रायगढ़, सरगुजा, दुर्ग, बस्तर, कवर्धा, धमतरी, महासमुंद, राजनांदगांव, कांकेर, बस्तर, जांजगीर, कोरबा आदि जिलों में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ की सीमाओं पर स्थित मंडला, भंडारा, बालाघाट, चांदा, संबलपुर और छोटा नागपुर जिलों में आंशिक रूप से छत्तीसगढ़ी व्यवहृत होती है। वर्तमान छत्तीसगढ़ को पहले कोसल, दक्षिण कोसल या महाकोसल कहा जाता था। छत्तीसगढ़ी बोली का स्वरूप संपूर्ण छत्तीसगढ़ में एक सा नहीं है। छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां सरगुजिया, लरिया, खलारी, हलवी आदि भी अपने क्षेत्रों के अस्तित्व में हैं। छत्तीसगढ़ी साहित्य लेखन की कोई विशिष्ट परंपरा नहीं दिखाई पड़ती, किंतु वर्तमान में शासन द्वारा छत्तीसगढ़ी के प्रचार प्रसार की ओर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है एवं मांग की जा रही है कि इसे राजभाषा का दर्जा छत्तीसगढ़ में प्रदान कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ी में शोध कार्य के अतिरिक्त विभिन्न कक्षाओं के पाठ्यक्रम में कहीं पाठ के रूप में तो उच्च कक्षाओं में प्रश्न पत्र के रूप में भी इसका अध्ययन अध्यापन हो रहा है। छत्तीसगढ़ी में साहित्य लेखन के साथ साथ अनेक पत्र पत्रिकाएं भी वर्तमान में प्रकाशित हो रही है। पंडित सुंदरलाल शर्मा, विनय पाठक, नारायणलाल परमार, शुक्लाल प्रसाद पांडेय, कपिलनाथ मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद, भानु छत्तीसगढ़ी के ख्याति लब्ध साहित्यकार हैं। प्रश्न 6, हिंदी भाषा के विविध रूपों पर प्रकाश डालिए। उत्तर, भाषा अपने प्रारंभिक अवस्था में स्थानीय बोली के रूप में होती है। समाज एवं शासन से संरक्षण प्राप्त होने पर स्थानीय बोलियां ही धीरे धीरे विस्तार प्राप्त कर लेती हैं। स्थानीय बोलियां ही धर्म, व्यापार, साहित्य, अखबार, बोलचाल, अध्ययन अध्यापन में प्रयुक्त होकर अधिक सशक्त, संस्कृत एवं विस्तारित रूप ग्रहण कर लेती है। तात्पर्य यह है कि बोलियां ही बहुविधि समृद्ध होकर साहित्यिक भाषा बन जाती है।
बोलियों के भाषा बनने की प्रक्रिया अत्यंत धीमी होती है। सामान्य जन तक भाषा की पहुंच से उसका प्रभाव क्षेत्र व्यापक एवं विस्तृत होता चला जाता है। सामान्य जन की भावनाओं की अभिव्यक्ति जिस भाषा में सहजता से हो जाती है, उसके शीघ्र विस्तार की असीम संभावनाएं होती है। खड़ी बोली हिंदी भी सामान्य जन की अनुकूल भाषा थी। मध्यकाल में यह विविध क्षेत्रों में बोलचाल की भाषा थी। राजकाज एवं शासन में जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ा, शासन द्वारा संरक्षण प्राप्त हुआ, यह साहित्यिक भाषा एवं राष्ट्रभाषा बन गई। भाषा के अनेकानेक रूप हो सकते हैं, मुख्यतः निम्नानुसार हैं। 1. बोलचाल की भाषा। 2. रचनात्मक भाषा। 3. राजभाषा। 4. राष्ट्रभाषा। 5. संपर्क भाषा और 6. संचार भाषा। उपयुक्त भाषा रूपों का विवरण निम्नानुसार है। 1. बोलचाल की भाषा। सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होने वाली भाषा को बोलचाल की भाषा कहते हैं। आंचलिकता युक्त इस भाषा का कोई स्थिर एवं मानक रूप नहीं होता। इसमें व्याकरणिक कोटियों का अभाव रहता है। उच्चारण की विविधता भी बोलचाल की भाषा में होती है। लोकजीवन की सहज एवं सरल अभिव्यक्ति का यह सशक्त माध्यम है। सामान्य जन की भावनाओं का सहज प्रेषण इसमें किया जाता है। संस्कृत से लेकर पाली अपभ्रंश की भाषिक परंपरा के जीवंत संस्कार है। बोलचाल की इसी भाषा को हिंदुस्तानी कहा जाता है। बोलचाल की भाषा का प्रयोग पश्चिम में अंबाला से लेकर पूर्व में भागलपुर तक और उत्तर में हिमालय की तराई से लेकर दक्षिण में खंडवा तथा रायपुर तक होता है। बोलचाल की भाषा में छोटे छोटे पद या वाक्य होते हैं। वाक्यों को संबंध करने के लिए समुच्चय बोधक अव्ययों का प्रयोग किया जाता है। पदक्रम में अन्विति का अभाव पाया जाता है। 2. रचनात्मक भाषा। साहित्यिक क्षेत्रों में प्रयुक्त की जाने वाली भाषा को रचनात्मक भाषा कहा जाता है। साहित्यिक क्षेत्रों में प्रयुक्त होने के कारण इसमें प्रायः मानकता का गुण होता है। इसी गुण के कारण इसे परिनिष्ठित भाषा भी कहा जा सकता है। शिक्षित समुदाय के द्वारा व्यवहृत होने वाली रचनात्मक भाषा का प्रयोग शिक्षा, पत्र व्यवहार या समाचार पत्रादि में होता है। रचनात्मक भाषा में स्वच्छता, प्रौढ़ता, स्थिरता, सूक्ष्मता, प्रांजलता, सुसंस्कृत एवं व्याकरण सम्मतता का गुण होता है। सामान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न होने के कारण कुछ क्लिष्ट, अलंकृत एवं परंपरा का अनुसरण करने वाली होती है। साहित्यिक भाषा का गुण होने के कारण समयानुसार बदलाव भी होता है। यह भाषा किसी एक क्षेत्र या सीमा में आबद्ध नहीं रहती। रचनाकार की विशिष्टता से भी रचनात्मक भाषा प्रभावित होती है। एक ही काल के विभिन्न रचनाकारों द्वारा प्रयुक्त एक ही भाषा में उनकी व्यक्तिगत विशिष्टता के कारण अंतर दिखाई पड़ता है। 3. राजभाषा। राजकाज के कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को राजभाषा कहा जाता है। किसी परिनिष्ठित या मानक भाषा को शासन द्वारा शासकीय कार्यों को संपादित करने के लिए मान्यता प्रदान की जाती है। शासन सामान्य जन तक उसी भाषा के माध्यम से संपर्क करता है एवं अपनी योजनाएं प्रेषित करता है। भारतवर्ष में अनेक प्रांत हैं। तमिलनाडु में तमिल, आंध्र प्रदेश में तेलुगु, केरल में मलयालम, गुजरात में गुजराती, पश्चिम बंगाल में बंगला आदि राजकाज की भाषाएं हैं। प्रादेशिक भाषाओं को राजभाषा कहा जाता है। संपूर्ण भारत में शासन द्वारा संरक्षित राजभाषा हिंदी है। शासन में बदलाव से राजभाषाएं भी प्रभावित होती रहती है। भारत में परिवर्तन का लंबा इतिहास है। प्राचीन भारत में संस्कृत राजभाषा थी। कालांतर में पाली, प्राकृत एवं अपभ्रंश को यह दर्जा प्रदान किया। अंग्रेजों की सत्ता स्थापित होने पर अंग्रेजी राजकाज की भाषा थी। मुगलों की सत्ता जब भारतवर्ष में थी तब फारसी राजभाषा थी। 4. राष्ट्रभाषा। संपूर्ण राष्ट्र की भाषा को राष्ट्रभाषा कहा जाता है। भारतवर्ष में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा प्राप्त है। राष्ट्रभाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। कोई बोली सर्वप्रथम व्याकरण से परिष्कृत होती है, उसे परिनिष्ठित भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। तदुपरांत भाषा व्यापक
शक्ति ग्रहण कर लेती है। आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, बाद में परिनिष्ठित भाषा बनी एवं आज राष्ट्रभाषा हिंदी का दर्जा प्राप्त कर सकी है। राष्ट्रभाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक एवं विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, किंतु हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा का गौरव प्रदान किया है। प्रत्येक देश की अपनी निश्चित राष्ट्रभाषा होती है, जैसे रूस की रूसी, चीन की चीनी, फ्रांस की फ्रांसीसी, जर्मनी की जर्मन, जापान की जापानी एवं इंग्लैंड की अंग्रेजी इत्यादि। 5. संपर्क भाषा। परस्पर संपर्क स्थापित करने में सहायक रहने वाली भाषा को संपर्क भाषा कहा जा सकता है। एक विशाल देश में विविध भाषा को बोलने वाले लोग रहते हैं। उनमें परस्पर वार्ता हो सके, इसके लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती है। जिस राष्ट्र में किसी एक भाषा को अधिकतर लोग प्रयोग में लाते हैं, उसे संपर्क भाषा का दर्जा प्रदान किया जाता है। संपर्क भाषा साहित्य, अभिव्यक्ति सामर्थ्य, शब्द भंडार की दृष्टि से समृद्ध होती है। भारतवर्ष में विभिन्न क्षेत्रों एवं प्रदेशों में अनेक भाषाएं व्यवहृत है। विभिन्न क्षेत्रों के लोगों के लिए विचार विनिमय का सशक्त माध्यम संपर्क भाषा हिंदी है। शासन द्वारा संरक्षित होने के कारण प्रदेश स्तर पर भी इसे मान्यता प्राप्त होती है, अतः इसके प्रचार प्रसार में तीव्रता से होती जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विचार विनिमय के लिए संपर्क भाषा की आवश्यकता पड़ती है। अंग्रेजी एवं फ्रेंच विश्व स्तर की संपर्क भाषाएं हैं। अंग्रेजी का उपयोग भारत में भी संपर्क भाषा के रूप में किया जाता है। प्राचीन काल में लैटिन एवं संस्कृत संपर्क भाषाएं थी। 6. संचार भाषा। संचार क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को संचार भाषा कहा जा सकता है। वर्तमान वैज्ञानिक युग में नित नए आविष्कार हो रहे हैं। प्रत्येक नए आविष्कार के साथ उससे संबद्ध शब्दावली प्रचलन में आती है। संचार क्षेत्र में न्यूनतम वर्णाक्षरों वाली भाषा ही प्रायः प्रयुक्त होती है। इस दृष्टि से हिंदी में 52 वर्ण एवं अंग्रेजी में 26 वर्ण हैं, जिस कारण संचार क्षेत्रों में अंग्रेजी का उपयोग बढ़ा है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया द्वारा अंग्रेजी का संचार भाषा के रूप में उपयोग किया जा रहा है। भारतवर्ष में समाचार पत्रों, पत्र पत्रिकाओं, आकाशवाणी, दूरदर्शन द्वारा हिंदी को संचार भाषा के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। शासन द्वारा संरक्षित होने के कारण इसका प्रयोग अभी हो रहा है, किंतु कालांतर में अंग्रेजी से इसे बड़ा खतरा है। प्रश्न 7. पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली विभिन्न बोलियों का सामान्य परिचय दीजिए, अथवा पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आने वाली बोलियों को समझाइए। उत्तर. पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र पश्चिम में पंजाबी, उत्तर में पहाड़ी, पूर्व में अवधी तथा बघेली और दक्षिण में मराठी से घिरा हुआ है। डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने निमाड़ी और ताजुजबेकी को पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत रखा है। उन्होंने लिखा है, इन 4 या 5 के अतिरिक्त निमाड़ी को भी पश्चिमी हिंदी में मानना चाहिए। उन्होंने तत्कालीन सोवियत संघ में ताजुजबेकी नामक नई बोली का पता लगाया है और उनके विचार में यह बोली भी पश्चिमी हिंदी वर्ग की बोली है। मेरठ के आसपास बोली जाने वाली खड़ी बोली के अंतर्गत साहित्य हिंदी, उर्दू और हिंदुस्तानी है। दक्षिणी हिंदी भी खड़ी बोली पर आधारित है। पश्चिमी हिंदी की बोलियों का सामान्य परिचय। 1. ब्रज भाषा। यह ब्रज प्रदेश की बोली है, पर यह साहित्यिक रूप से प्रतिष्ठित होकर भाषा ही मानी जाती है। इसका क्षेत्र मथुरा, अलीगढ़, आगरा, एटा, मैनपुरी, बदायूं तथा बरेली जिलों तक फैला है। इस भाषा में हिंदी के उत्कृष्ट साहित्य उपलब्ध है। अष्टछाप के कवियों ने इसका श्रृंगार किया। सूर ने इसको चमकाया, तुलसी ने भी इसको अपनाया तथा नरोत्तम दास, केशव, रसखान, सेनापति, पद्माकर, देव, बिहारी, भूषण, घनानंद ठाकुर, भारतेंदु और रत्नाकर जैसे कवियों ने
इसको अपनाकर इसका गौरव बढ़ाया। इसके अतिरिक्त मध्यकाल में भाषा की काव्य रचना असम, बंगाल, गुजरात, पंजाब, हैदराबाद तक मिलती है। 2. हरियाणवी या बांगरू। यह खड़ी बोली का ही उपरूप है। इसे जादू हरियाणी अथवा हरियाणवी भी कहा जाता है। यह बोली दिल्ली प्रदेश, रोहतक और करनाल के संपूर्ण जिले, जिंद, हिसार के पूर्वी भाग, नामा और पटियाली के दक्षिणी भाग में तथा बांगरू में बोली जाती है। इसके उत्तर में अंबाला, दक्षिण में गुड़गांव, पश्चिम में पटियाला और पूर्व में यमुना नदी का दोआब आता है। इस बोली को बोलने वालों की संख्या लगभग 50 लाख है। इसका व्याकरण खड़ी बोली से मिलता जुलता है। यह बोली समीपवर्ती क्षेत्र में भी अन्य बोलियों से प्रभावित होती है। 3. खड़ी बोली या कौरबी। यह बोली गंगा और यमुना के उत्तरी दोआब अर्थात देहरादून के मैदानी भाग, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर और मेरठ आदि के संपूर्ण क्षेत्र, बुलंदशहर जिले के उत्तरी भाग में बोली जाती है। इसकी सीमाएं कुछ इस प्रकार देखी जा सकती है। पश्चिम में यमुना नदी के पार अंबाला तक, दक्षिण पूर्व में बिजनौर, मुरादाबाद और रायपुर जिलों के उत्तरी भाग में यही बोली प्रचलित है। खड़ी बोली के बोलने वालों की संख्या 1 करोड़ से अधिक आंकी गई है। यह बोली आज हिंदी बन गई है। 4. बुंदेली। नाम से स्पष्ट होता है कि यह बुंदेलखंड की ही बोली है। इसकी सीमाएं इस प्रकार है। पूर्व में बघेली, उत्तर पश्चिम में ब्रजभाषा और कनौजी, दक्षिण में मराठी और दक्षिण पश्चिम में राजस्थान का क्षेत्र आता है। इसका शुद्ध रूप झांसी, जालौन, हमीरपुर, ग्वालियर, भोपाल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिवनी तथा होशंगाबाद में प्रचलित है। इसका मिश्रित रूप दतिया, पन्ना, चरखारी, दमोह, बालाघाट, नागपुर आदि में प्रचलित है। इसका परिनिष्ठित रूप ओरछा और सागर के आसपास पाया जाता है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 1 करोड़ है। इसका क्षेत्र साहित्यिक रचना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र के निवासी कई प्रतिष्ठित कवियों ने हिंदी साहित्य को श्रेष्ठता प्रदान की। यह बात दूसरी है कि उन्होंने काव्य भाषा के रूप में इसका प्रयोग नहीं किया। तुलसी, केशव, मतीराम, ठाकुर, पद्माकर, मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, मुंशी अजमेरी आदि विख्यात साहित्यकार इसी क्षेत्र के निवासी थे। विद्वानों की मान्यता है कि आल्हा खंड सर्वप्रथम बुंदेली में लिखा गया था, जिसका विकृत रूप आज भी उपलब्ध है। केशव की रामचंद्रिका और लालक, छत्र प्रकाश जैसे काव्यों में बुंदेली के शब्द पर्याप्त मात्रा में मिलते हैं। इसका प्रभाव महाराष्ट्र तक दृष्टिगोचर होता है। 5. कनौजी। प्राचीन कान्यकुब्ज क्षेत्र ही इस बोली का क्षेत्र माना जाता है। डॉक्टर ग्रियर्सन और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा इसे ब्रजभाषा का ही एक रूप मानते हुए इसे स्वतंत्र बोली नहीं मानते। इसका क्षेत्र पूर्व में कानपुर, दक्षिण में यमुना नदी तक, उत्तर में गंगापार, हरदोई, शाहजहांपुर, पीलीभीत तक और पश्चिम में मथुरा मंडल तक विस्तृत है। उसके अंतर्गत इटावा, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर, कानपुर का कन्नौज से मिला हुआ क्षेत्र, हरदोई, पीलीभीत और एटा की अलीगंज तहसील का कुल क्षेत्र आता है। पर शुद्ध रूप में इटावा, कन्नौज, फर्रुखाबाद, शाहजहांपुर में ही यह प्रयुक्त होती है। अन्य स्थानों पर उसका मिश्रित रूप मिलता है। यद्यपि इस क्षेत्र के कई विख्यात कवियों ने काव्य रचना की है, पर वह ब्रजभाषा में ही की है। यह बात दूसरी है कि उनकी ब्रजभाषा पर कन्नौजी का थोड़ा सा प्रभाव अवश्य है। मतीराम, चिंतामणि, देव उसी क्षेत्र के थे। यहाँ पर इकाई 1 समाप्त होती है।